जो मॉडल गांव के प्रेसिडेंट हैं और वो नाबार्ड के चीफ जनरल मैनेजर के पद से भी रिटायर हुए हैं। मैं आग्रह करता हूँ कि आप लोगों को कुछ जानकारी दें मॉडल गांव के बारे में। ठीक है, आप लोग जितने सभी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं सबको बहुत बहुत नमस्कार। इस तरह से मैं कह रहा हूँ कि आप सर कुछ इनको मॉडल गांव के बारे में बताइए सर। चलिए भाई, सभी लोगों को नमस्कार मेरी तरफ से भी। हमारे मित्र हैं जो बोल रहे थे, उन्होंने मेरा परिचय दिया। मेरा नाम मुनीश गंगवार है, मैं रिपीट करना चाहूँगा। और जैसा कि वो बता रहे थे, मैं नाबार्ड से चीफ जनरल मैनेजर के पद से रिटायर हुआ हूँ और लखनऊ में निवास है मेरा और मॉडल गांव से जुड़ा हुआ हूँ। तो आज की जो आप लोगों की ये बैठक है, बेसिकली इसको श्री हीरालाल जी आईएएस अफसर जो हैं वो एड्रेस करेंगे। वो थोड़ी देर में जुड़ेंगे, अभी वो किसी और मीटिंग में व्यस्त हैं। जैसे ही वो वहां से फ्री होते हैं वो आप लोगों से जुड़ेंगे। वो पिछले साल तक बांदा के कलेक्टर थे और अभी लखनऊ में वो नेशनल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में एडिशनल मिशन डायरेक्टर हैं। तो वो इसके मेंटोर हैं, जो मॉडल गांव की जो हमारे मित्र बात कर रहे थे। तो आज आप लोगों से बात करने का जो उद्देश्य है वो यही है कि आप सभी लोग गांव में हैं, गांव में ऑलरेडी आप हैं और आपके पास वो बेसिक जो रिक्वायरमेंट होती है किसी भी सोसाइटी को डेवलप करने के लिए, एक कैटलिस्ट के रूप में काम करने की, किसी भी व्यक्ति को, वो सारी रिक्वायरमेंट्स आप फुलफिल करते हैं। आप यंग हैं, आप एजुकेटेड हैं, आप स्किल्ड हैं, आप चीज़ों के जानकार हैं, तो निश्चित रूप से फिर आप उस गैप को फिल करते हैं जो गांव में के विकास में बाधक बनता है। गांव में ना लोग बहुत एजुकेटेड हैं, ना बहुत स्किल्ड हैं, ना बहुत अवेयर हैं चीज़ों के बारे में जो बाहरी दुनिया में हो रही हैं। तो मैं एक स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दे रहा, लेकिन जनरली ये बड़ी प्रॉब्लम है वहाँ गांव में, ज्यादातर गांव में अभी भी, उत्तर प्रदेश के भी और दूसरे गांव में। तो गांव के हालात को सुधारने के लिए जैसा आप सब लोग हम जानते हैं कि पिछले 70 सालों से सरकारें काम कर रही हैं। सरकार अपना काम करती है, सभी सरकारें काम करती हैं, सभी सरकारें अच्छे प्रोग्राम्स बनाती हैं, अच्छी स्कीम्स बनाती हैं और वो अच्छे इंटेंशन के साथ उनको इम्प्लीमेंट भी करना चाहती है। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पर आकर जो इश्यूज खड़े हो जाते हैं, जो प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं, वो उसकी वजह से हो ये रहा है कि जो इंटेंडेड बेनिफिट्स हैं सभी गवर्नमेंट स्कीम्स के, वो उन लोगों तक, जो जिसको कहते हैं ना कि लास्ट मैन इन द क्यू, तो वो लास्ट मैन इन द क्यू तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये एक बड़ी समस्या है। मतलब ये नहीं है कि भाई हम ये कह दें कि सरकारों ने काम नहीं किया और गांव में कुछ नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। हम सब लोग देख रहे हैं कि शहर भी बदले हैं, गांव भी बदले हैं, समाज भी बदला है, हम भी बदले हैं। लेकिन जो रफ्तार हम लोगों को पकड़ लेनी चाहिए थी, वो रफ्तार हम नहीं पकड़ पाए। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। हमारे साथ जब हम इंडिपेंडेंट हुए और हमारे साथ जो देश इंडिपेंडेंट हुए, वो हमसे कहीं आगे चले गए। नाम लेना ठीक नहीं है किसी भी देश का एक का, लेकिन आप सब लोग पढ़े लिखे, आप सब जानते हैं, आजकल इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा अवेलेबल है, वो सब हमसे आगे चले गए। तो अगर उनके साथ कैचअप करना है तो हमको अपनी टेक्निक जो डेवलपमेंट की है उसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। अंग्रेजी में कहते हैं ना कि अ माइंड व्हिच हैज क्रिएटेड अ प्रॉब्लम कैन नॉट सॉल्व द सेम प्रॉब्लम। जिस दिमाग ने एक प्रॉब्लम को क्रिएट किया है, वही दिमाग उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता है। उसको सॉल्व करने के लिए देन यू हैव टू हैव अ डिफरेंट माइंड, अ डिफरेंट टेक्निक, अ डिफरेंट सेट ऑफ टेक्नोलॉजीज। तो इस संदर्भ में हमने ये मॉडल गांव की परिकल्पना की है। मॉडल गांव कुछ नहीं, जैसा कि आपको शब्द से ही लग रहा है, हम एक ऐसे गांव की बात कर रहे हैं जो एक विकसित डेवलप्ड विलेज है, एक प्रॉस्पेरस विलेज है, एक ऐसा गांव है जहां
वो सारी सुविधाएं जो हम शहर में एंजॉय करते हैं वो सारी सुविधाएं वहाँ उपलब्ध है। इसका मतलब है कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो शहर में उपलब्ध है वो गांव में भी उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त गांव में भी जिस तरह की एजुकेशन की सुविधाएं शहर में है वो गांव में भी हो। जिस तरह की जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन आज की सोसाइटी हो गई है, तो जिस तरह की टेक्नोलॉजीज चाहे वो सॉफ्टवेयर रिलेटेड हो चाहे दूसरी हो, उनका लाभ गांव में भी पहुंचे। हम इस तरह के एक गांव की परिकल्पना कर रहे हैं कि अब लोगों को शहर नहीं भागना पड़े। शहर लोग क्यों जाते हैं? शहर इसीलिए तो जाते हैं कि गांव से शहर का जीवन थोड़ा कन्वीनियंट है, थोड़ा सहूलियतें ज्यादा है शहर में। तो हम अगर गांव में ही वो सारी सहूलियतें पैदा कर दें, गांव में ही वो एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाए जो शहरों में है, तो शायद हमको गांव से जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और गांव में हम एक शहर से बेटर क्वालिटी लाइफ बिता सकते हैं। हम सब लोग जानते हैं कि आज की तारीख में देखो तो आप शहर में आते ही लखनऊ आप आ गए तो आपका पोल्यूशन से एकदम से सामना हो जाएगा। पोल्यूशन से आप नहीं बच सकते। गांव में पहुंचते ही पोल्यूशन खत्म हो जाता है। तो गांव में अगर छोटी छोटी चीजों को सुधार दिया जाए तो क्वालिटी ऑफ लाइफ इन ए विलेज विल बी मच बेटर देन व्हाट वी हैव इन दी सिटी। ये मॉडल गांव के पीछे की सोच है। तो मॉडल गांव के ये इसकी शुरुआत हुई, जैसा मैं हीरालाल जी का नाम ले रहा था, वो जब बांदा के कलेक्टर थे तो उन्होंने बांदा जिले में गांव के विकास के लिए, रूरल एरियाज के विकास के लिए बहुत सारे प्रयोग किए, बहुत काम वहां हुआ जब वो वहां कलेक्टर थे। तो जो वहां विकास के काम हुए उनके सबके बहुत सुखद परिणाम रहे, बहुत अच्छे परिणाम रहे, लोग बहुत खुश हैं। और आज भी वो काम जो वो करके आए थे, लोग आज भी स्वस्फूर्त होकर सेल्फ मोटिवेटेड है लोग और उस काम को आगे बढ़ा रहे। तो वो काम क्या थे, मैं एक दो एग्जाम्पल आपको दे दूंगा, उसके बाद आप समझ जाएंगे कि वहां क्या हुआ होगा। जैसे बुंदेलखंड का क्षेत्र है, बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है। हम सब जानते हैं कि बुंदेलखंड क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है पानी। वहां पानी नहीं है बिल्कुल, बहुत इरिगेशन के साधन नहीं है और ग्राउंड वाटर भी बहुत नीचे। तो उन्होंने जो ग्राउंड वाटर को इम्प्रूव करने के लिए जो वहां प्रयोग किया, जिसमें पुराने कुओं को जीवित करना, पुराने तालाबों को पुनर्जीवित करना, नलकूपों को ठीक करना, नदियों को संरक्षित करना, ये सब काम वहां उन्होंने किए। एक ही एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, इसके अतिरिक्त बहुत सारे हर क्षेत्र के हैं। और उसका परिणाम ये हुआ कि उनके रहते रहते वो वहां करीब 1.5 साल तक कलेक्टर थे। बांदा का जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो करीब 1.35 मीटर्स बढ़ गया पूरे जिले का। तो जैसे ही ग्राउंड वाटर बढ़ा तो नेचुरली लोगों को सिंचाई के लिए पानी मिल गया, सिंचाई के लिए पानी मिल गया तो खेती में भी उसकी रिफ्लेक्शन हुआ और खेती में प्रोडक्टिविटी 18.5% बढ़ गई। ये गवर्नमेंट का डाटा है, ये हमने अपनी तरफ से नहीं दे रहे हैं, ये सरकारी डाटा है कि हाँ ये इंप्रूवमेंट वहां हुआ। तो जब प्रोडक्टिविटी बढ़ी और प्रोडक्शन बढ़ा तो निश्चित रूप से वो काइंड ऑफ वेल्थ क्रिएशन हुआ गांव में। और गांव में जो वेल्थ क्रिएशन होगा तो फिर उसका प्रभाव पूरी सोसाइटी पे पड़ता है। जब लोग प्रॉस्परस होने लगते हैं तो उसका समाज पे एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट पूरी सोसाइटी पे पड़ता है। तो ये वहां से हम लोगों ने सीखा कि नहीं, बांदा में अगर ये हो सकता है तो दूसरी जगह भी हो सकता है। अगर बांदा में ये सारे प्रयोग सफल हो सकते हैं जिसमें एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ा, प्रोडक्टिविटी बढ़ी, जैसे मैं कह रहा हूँ, स्त्री सशक्तिकरण के लिए, विमेन एम्पावरमेंट के लिए वहाँ बहुत काम हुआ, बहुत सी महिलाओं को वहाँ रोजगार मिला उसकी वजह से। कृषि में भी महिलाओं ने अच्छा अपना कंट्रीब्यूशन करना शुरू किया। तो उन सब चीजों को हमने कहा कि नहीं, इसको हम दूसरे गांव तक भी ले जाएंगे। तो दूसरे गांव तक ले जाने के लिए फिर नेचुरली हमको उसको एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ा, एक प्रोजेक्ट बनानी पड़ी और उस प्रोजेक्ट का नाम हमने रखा है मॉडल गांव। इस प्रोजेक्ट के 3 हिस्से हैं। आपसे हम ये बात क्यों कर रहे हैं, ये बीच बीच में मैं बताता रहूंगा और आप भी अप्रिशिएट करेंगे कि यस, आपसे इसका लिंक डायरेक्ट है। तो उसके हमने 3 भाग है उस पूरी प्रोजेक्ट के। पहला भाग है जिसको हमने कहा कि विलेज मैनिफेस्टो। विलेज मैनिफेस्टो का मतलब ये है कि बांदा में जो जो प्रयोग हुए
पानी को बढ़ाने के लिए, सामाजिक उत्थान के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए जो जो भी काम हुए, हमने उन चीजों को सबको एक जगह पे लिस्ट आउट किया और उस जो लिस्ट बनी पूरी, उसमें कुछ चीजें हमने और भी जोड़ी जो वहां नहीं हुए लेकिन होने चाहिए थे, अगर समय मिलता तो शायद वो भी होते। तो हमने उसकी एक लिस्ट बनाई और उसमें 25 पॉइंट्स सब है, अभी हम आपको दिखाएंगे। और हम लोगों का ये एजम्पशन है, ये मान्यता है हमारी कि अगर गांव में इन सब 2500 पॉइंट्स पर एक्शन हो, ये एक्शन पॉइंट्स हैं, कि इन पर गांव में एक्शन हो अगर, तो कोई भी गांव विकसित हो सकता है। हम सब लोग जानते हैं, बातें सभी लोग करते हैं कि भाई गांधी जी ने शुरुआत की, गांधी जी का एक सपना था कि गांव को स्वावलंबी बनाया जाए, सेल्फ रिलायंट बने गांव। गांधी जी ने कहा, गांधी जी की अपनी एक थ्योरी थी, उनका सुझाव बहुत अच्छा था और उसको सरकारों ने भी माना। और गांधी जी के बाद जो रिसेंट पास्ट में हुआ, वो हमारे जो प्रेसिडेंट थे डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा, पूरा का, PURA, प्रोवाइडिंग अर्बन कम्युनिटीज इन रूरल एरियाज। तो वो पूरा का कॉन्सेप्ट भी यही था कि गांव में वो सारी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए जो शहर में है। तो पूरा में उन्होंने अपनी एक थियरी दी कि किस तरह से उनको किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ क्लस्टर्स बनाए जाएं और क्लस्टर के ऊपर काम होना चाहिए, वो एक अलग थियरी है। इसी तरह से उसके कंटिन्यूएशन में ही हम कह सकते हैं कि ये मॉडल गांव का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, ये उसका कंटिन्यूएशन है। और ये अलग से एक थोड़ा सा स्ट्रेटेजी में चेंज करके हम मॉडल गांव, किसी भी गांव को विकसित कर सकते हैं, ऐसी हमारी मान्यता है। तो ये 25 पॉइंट्स हमने दिए कि भाई ये एक्शन पॉइंट्स हैं और हर गांव में इन एक्शन पॉइंट्स पे काम अगर हो तो फिर वो गांव विकसित हो सकता है। गांव विकसित होने का मतलब यही हुआ कि गांव में लोग धनी होने लगेंगे, गांव में लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन गांव में होने लगेगा। राघवेंद्र, जरा उसको मैं अब आपसे शेयर करूंगा, एक पीपीटी हमारे पास है, मैं पीपीटी शेयर करूंगा तो आपको ठीक से मैं अपनी बात कह पाऊंगा, आपको ठीक से ये होगा कि अप्रिशिएट कर पाएंगे आप, हाँ, कि हम क्या कर रहे हैं। तो ये हमारा पीपीटी है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हमने बना रखा है जो हम काम कर रहे हैं, जिसके लिए हमने आज आपको तकलीफ दी है। तो ये है कि चलो गांव की ओर, सोच बदलो गांव बदलो। जैसा मैं कह रहा था कि सरकार तो सब काम कर ही रही है, सरकारों की ओर से कोई कोताही नहीं है, हर गवर्नमेंट काम करती है, हर गवर्नमेंट कुछ स्कीम्स लेके आती, लेकिन वो स्कीम्स का फायदा उतना नहीं मिल पाता है गांव में लोगों को, या जिनके लिए वो स्कीमें बनाई गई हैं। उसका एक बड़ा कारण ये है कि लोग उस स्कीम से खुद को मानसिक रूप से जोड़ नहीं पाते, वो उसको ओन नहीं करते, वो यद्यपि वो उसके प्राइमरी स्टेक होल्डर हैं, लेकिन उनको लगता है कि तो सरकारी स्कीम है, इससे मेरा क्या लेना देना, अगर मुझे कोई लाभ इसका मिलना है तो मिलना है, नहीं मिलना है तो नहीं मिलना है। अगर गांव में जो लोग जो उसके इंटेंडेड बेनिफिशियरीज हैं, अगर वो उस स्कीम का हिस्सा बने, मतलब अगर हम उनको उस स्कीम का हिस्सा बना पाए, जब स्कीम बने, कोई योजना बने, तो उसके बनाने में और उसके चलाने में अगर उनको गांव के लोगों का पार्टिसिपेशन हो जाए तो निश्चित रूप से इन स्कीम्स का लाभ ज्यादा होगा। शायद मैं अपनी बात को ठीक से कह पा रहा हूँ कि जब भी कोई चीज ऐसी की जाती है, कोई नई चीज, जैसे घर में ही कोई डिसीजन लिया जा रहा है, मान लीजिए कि पेरेंट्स डिसीजन ले रहे हैं, अगर आपको उस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का हिस्सा बनाया जाता है तो आप उस डिसीजन को ओन करते हैं, आप कहते हैं ये मेरा भी निर्णय है। लेकिन अगर आपको उस डिसीजन का पार्टनर नहीं बनाया जा रहा है तो आप उस डिसीजन को ओन नहीं करते हैं, फिर तो बस इतनी सी है कि भाई ये निर्णय तो हो गया है, अब हमको आदेश हुआ है कि ये काम कर लो तो हम कर रहे हैं। आपका यू आर नॉट गिविंग योर 100% इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट डिसीजन। यही सारी जो सरकारी स्कीमें होती हैं उनका प्रॉब्लम यही है कि उसमें लोगों की सहभागिता नहीं है, उनसे किसी ने नहीं पूछा कि आप ये स्कीम हम बना रहे हैं तो बनाएं कि नहीं बनाएं। सवाल यह है कि अगर मैं बेनिफिशियरी हूं, अगर आप बेनिफिशियरी होने वाले हैं किसी स्कीम के,
तो मुझसे पूछा तो जाए, एक एक आदमी से नहीं पूछा जा सकता, लेकिन ग्राम सभा से पूछा गया क्या कभी? किसी में सरकार ने कभी कोई बैठक की जिसमें सारे प्रधानों को बुलाया जाए, सबको पूछा जाए कि भाई आपके गांव की क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या स्कीम आपकी बनाई जाए? तो सरकारी जो स्कीम होती है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना वन साइज फिट्स ऑल, एक स्कीम बनती है वो यूनिवर्सली सबके लिए बनती है, कोई इंडिविजुअल नो प्रॉब्लम के लिए नहीं बनती है। लेकिन अगर गांव के लोगों को हम पार्टिसिपेट उसमें करवाएं, उनकी सहभागिता हो, तो फिर जो इंडिविजुअल स्कीम प्रॉब्लम्स हैं उनको भी हम एड्रेस कर पाएंगे, ऐसा हम लोग मानते हैं। और इसी विचार के साथ हमने ये मॉडल गांव की जो परिकल्पना की गई है, इसका ये आधार है। नेक्स्ट थोड़ा लो राघवेंद्र, राघवेंद्र कम टू द 25 पॉइंट्स, बस ये रुके रहो। ये 25 पॉइंट्स हैं, इसको हम कहते हैं विलेज मैनिफेस्टो। इसको आप लोग देख रहे हैं, हम लोगों ने सफाई से शुरू किया, सफाई, पढ़ाई, दवाई, कमाई, बिजली, पानी, रोजगार, विपणन, एटसेट्रा एटसेट्रा, एंड देन कम डाउन टू 25th पॉइंट है हमारा गांव के का एक स्थापना दिवस मनाया जाना, राइट। अब हम मॉडल गांव की तरफ से हम या आप, जब आप इसको इसका मनन करेंगे, अध्ययन करेंगे, इसको ओन करेंगे, आप गांव में लोगों को बताएंगे कि भैया ये जब आप विकास की बात कर रहे हैं हम गांव के, तो हम एक चीज की बात नहीं कर सकते, गांव का पूरा विकास, सर्वांगीण विकास होना है तो इन 25 मुद्दे हैं ऐसे जिन पर काम करने की आवश्यकता है। इसको अगर हम लोग गांव का जो विमर्श है, गांव में जो चर्चाएं होती हैं, जब लोग आपस में बैठ के बात करते हैं, अगर उस विमर्श का हिस्सा बन जाए ये सारी चीजें जो हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से अभी आप लोग सब गांव में रहते हैं, आपको पता है कि गांव में लोग 4 लोग बैठते हैं तो किस तरह की बात होती है, किन मुद्दों पर वो बात कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि 99% चीजें वो होती हैं जिनका कोई यूटिलिटी नहीं है, कोई उसका प्रोडक्टिव ये नहीं है। राजनीति की बातें हो सकती हैं और फालतू की बातें हो सकती हैं, कोई विकास की बात नहीं करता है। गांव में कभी आप जाएंगे, किसी से आप सडनली बात करने लग वो विकास की बात नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि गांव में विकास का डिमांड ही नहीं है। कोई डिमांड नहीं करता है कि हमारे गांव को डेवलप करो। जब डिमांड नहीं है तो फिर डेवलप होगा कैसे? जो सप्लाई ड्रिवन जो प्रोडक्ट्स हैं, जो सरकार के सप्लाई ड्रिवन प्रोजेक्ट्स हैं, वो तो वहां तक पहुंचेंगे ही, लेकिन वो प्रोडक्ट्स किसी भी गांव की सारी समस्याओं का समाधान नहीं कर रहे हैं। गांव की सारी समस्याओं का समाधान या गांव का सर्वांगीण विकास के लिए अगर काम होना है तो गांव के लोगों को बताना पड़ेगा कि हमारे गांव में क्या होना चाहिए। अब गांव के लोग कैसे बताएंगे जब तक उनको खुद ही नहीं पता है कि विकास के नाम पर क्या क्या होना चाहिए, तब वो क्या डिमांड करेगा? अगर मुझे ये पता नहीं है, मैंने कभी मान लीजिए कोई अच्छी चीज जो खाई नहीं है, जो विदेशी जिसका नाम हो, और उसको मुझे कोई मेंशन करे, तो मैं क्या उसके बारे में बताऊंगा? मैं कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि मैंने कभी वो जाना ही नहीं। तो जब जिस चीज को जाना नहीं, उस पर चर्चा मैं कैसे करूंगा? चर्चा मैं तभी करूंगा जब उसके बारे में मुझे ज्ञान होगा, जब उसके बारे में मुझे पता होगा कि ये क्या है। तो सबसे पहले जो आप लोग हैं, यंगस्टर्स जो गांव में हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, आपका ये बड़ी भारी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। आप गांव को अडॉप्ट कीजिए, मन में अपने अडॉप्ट कीजिए। केवल वहां आप बीएलई चला रहे हैं, केवल पैसा कमाने के लिए चला रहे हैं, ऐसा नहीं। आप जिस एज ग्रुप में हैं, वहां आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। समाज को बदलने की, देश को बदलने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। आप लोगों की मतलब जो युवा वर्ग है। हम लोग सब बात करते रहते हैं कि हिंदुस्तान एक युवाओं का देश है, तो युवाओं का देश है तो युवाओं को आगे आना पड़ेगा चीजों को बदलने के लिए। तो सबसे पहले आप की जिम्मेदारी ये बनती है कि लोगों को एजुकेट करें, उनको समझाएं कि विकास होता क्या है। जब हम विकास की बात करें गांव में, तो हम किन किन मुद्दों की बात करें। ये 25 मुद्दे हमने आपकी सहूलियत के लिए बनाए हैं। आप इनको आप पढ़िए, आप इन पे मनन कीजिए, और फिर आप इनकी चर्चा गांव में करिए और लोगों को कहिए कि इन मुद्दों पे वो आपस में बात करें, इन पे चर्चा करें, इनको मनन करें, इनका मंथन करें। तो आज नहीं तो कल गांव में विमर्श का जो विषय है वो बदलेगा, और लोग
जो अभी अपना समय दूसरी चीजों में वेस्ट कर रहे होंगे बातों में, वो बात विकास पे आके ठहरेगी। तो सबसे पहला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो यही है कि गांव में विकास का एजेंडा स्थापित करना है। आपके पास कोई आए, 4 लोग बैठे, तो जब वो जाएं वहां से तो उनको लगे कि मैं इस व्यक्ति के पास बैठा तो इससे कुछ 4 चीजें नई सीख के आया हूं। आपके पास से वो आए तो वो वही बातें आपके पास भी करे जो वो बाहर करता रहा और आपको भी उसी में उलझा ले, ये नहीं। आप उनको प्रोडक्टिव यूजफुल डिस्कशन में इंगेज करिए, और वो प्रोडक्टिव और यूजफुल डिस्कशन में इंगेज करने के लिए आप इन मुद्दों पर उनसे बात कर सकते हैं। तो इन मुद्दों को आप पहले पढ़िए, आप इसको मंथन कीजिए, आप इसको अडॉप्ट करिए, आप इसका पार्टनर बनिए कि मुझे गांव के डेवलपमेंट का पार्टनर बनना। तो सबसे पहला काम आप ये करेंगे कि इन मुद्दों को आप इसको, ये जो विलेज मैनिफेस्टो है, इसको आप अपना विलेज मैनिफेस्टो कहिए। वहां ये किसी को कहने की जरूरत नहीं है कि विलेज मैनिफेस्टो है, ये मॉडल गांव की कोई प्रोजेक्ट चल रही है उससे उसने दिया। नो, आप कहिए कि विलेज मैनिफेस्टो मेरा है, मैंने बनाया है, और हम लोगों को इस गांव में इन बातों पे, इन मुद्दों पे चर्चा करने की जरूरत है। इस विलेज मैनिफेस्टो को आप खुद बना सकते हैं। हमने इसको डिजिटाइज्ड फॉर्म में बनाया हुआ है, जैसा ये सामने दिख रहा है आपको। आपके सबके पास स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन में जैसे ही आप मॉडल गांव की हमारी एक साइट है www.modelgaon.org, MODELGAON modelgaon.org, हम अभी दिखा देंगे। जैसे ही आप modelgaon.org पे जाएंगे गूगल में, तो वो मॉडल गांव की साइट खोल देगा और उसमें एक बैंड में कुछ ऑप्शंस होंगे, जिसमें एक ऑप्शन है विलेज मैनिफेस्टो। तो जैसे ही आप विलेज मैनिफेस्टो को क्लिक करेंगे तो विलेज मैनिफेस्टो का पेज खुलता है, और विलेज मैनिफेस्टो का पेज देखिए खोल रहे हैं। अभी आपको मैं बस इसमें 1 मिनट लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा। और इन्होंने गूगल में विलेज मैनिफेस्टो खोला, जी देखिए ये मॉडल गांव का साइट खुल गया, और इसमें हाँ, ये मॉडल गांव का साइट खुला। सॉरी, अब इस पे ये देखिए, ये कर्सर जा रहा है, ये कर्सर इन्होंने रोका मॉडल गांव विलेज मैनिफेस्टो के ऊपर। ये विलेज मैनिफेस्टो पर कर्सर घूम रहा है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, इसको क्लिक करिए राघवेंद्र, जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो ये विलेज मैनिफेस्टो खुलता है। और विलेज मैनिफेस्टो को थोड़ा सा आप स्क्रॉल करिए ऊपर की तरफ, तो नीचे एक ये पॉप कर रहा है, क्लिक हेयर टू जनरेट योर विलेज मैनिफेस्टो। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे इस बॉक्स में, वैसे ही ये एक और पेज खुलेगा जिसमें आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन मांगता है कि आपका फोन नंबर क्या है, आपका नाम क्या है, आपका ईमेल आईडी क्या है, आपका सिटी, आपका ब्लॉक और पिन नंबर, ये 3-4 चीजें। और उसके बाद वो कहता है कि अपलोड फोटो, यहाँ वो आपकी फोटो मांग रहा है। जैसे ही अपलोड फोटो पे आप क्लिक करते हैं चूज फाइल पे, तो वो यहाँ ले जाता है आपको आपके फोन में उस जगह जहां आपका फोटो है। नहीं है तो आप उसी समय क्लिक भी कर सकते हैं। और जैसे ही चूज फाइल पे आपने क्लिक किया और वो फोटो वहां आ गई, उसके बाद सबमिट का यहाँ ऑप्शन है। नीचे लाओ कर्सर को, सबमिट को, सबमिट किया। जैसे आपने सबमिट किया, देखिए अब ये जो सज्जन इसको कर रहे थे राघवेंद्र जी, उनका ये फोटो आ गया। ये विलेज मैनिफेस्टो खुला, ये उनका फोटो लग गया, उनका नाम और उनका फोन नंबर भी आ गया। आप भी इसी तरह से अपना विलेज मैनिफेस्टो बनाइए। इस मीटिंग के बाद आप इसको करिए, आप इसको पढ़िए, हमारी विलेज मैनिफेस्टो को भी पढ़िए, मॉडल गांव की पूरी साइट को भी पढ़िए। ये आपके बहुत काम की चीज है, इसको मैं अभी आगे बताऊंगा कि कैसे। तो ये पहला हो गया कि हम इस विलेज मैनिफेस्टो को बनाएं, इसको डाउनलोड करें, इसको शेयर करें। आप अपने दोस्तों में, अपने परिचितों में, अपने रिलेटिव्स में, अपने गांव वालों के साथ इसको शेयर करिए, और इसको डिस्कशन का सब्जेक्ट बनाइए अपने गांव में। तो निश्चित रूप से आज नहीं तो कल
और जब आप इस पर चर्चा करेंगे तो लोग फिर आपसे इस पर कई सवाल भी पूछेंगे, उसके लिए भी आपको और पढ़ने की भी जरूरत पड़ सकती, तैयारी करने की जरूरत पड़ सकती। तो उसके लिए आप हमारा मॉडल गांव की पूरी साइट पढ़ लें, तो वो इन सारी चीजों को डिटेल में बताते हैं, वो आप समझ जाएंगे और आप गांव के किसी भी आदमी के किसी भी सवाल का जवाब दे पाएंगे। तो जैसे ही ये विलेज मैनिफेस्टो बनेगा, इसको पढ़ा जाएगा, इसमें गांव में लोग चर्चा करेंगे, तो गांव के लोगों को ये समझ में आएगा कि हम तो विकास की जो बात कर रहे हैं वो 3-4 चीजों तक ही सीमित है, विकास के लिए तो हमको बहुत काम करना है। और जैसे ही उनके दिमाग में ये आएगा तो वो फिर डिमांड फॉर डेवलपमेंट वहां से जनरेट होगी, बॉटम अप, नीचे के लेवल से एक डिमांड जनरेट होगी कि हमारे गांव में ये और होना चाहिए, वो डिमांड जनरेट होगी। और वो इस तरह से जब डिमांड जनरेट होंगी और उन पर जब काम होगा तो वो गांव विकास की ओर चलेगा, राइट। तो दिस इज वन, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ये है कि हम गांव में अभी जो लोग विमर्श करते हैं, बातें करते हैं, उनको वहां से हटाकर विकास के एजेंडे पर लाना है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, ये आसान बात नहीं है। जब भी आप किसी से बात करेंगे पहले वो आपकी ही मजाक बनाने लगेगा, आप पे हंसने लगेगा, अरे क्या बात कर रहे हो। लेकिन उससे घबराने की जरूरत नहीं है, आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप इसको अपनी एक जिम्मेदारी मान के चले कि आप पढ़े लिखे हैं तो गांव में भी लोगों का ज्ञानवान होना जरूरी है और उनको आपको एजुकेट करना चाहिए। आप क्योंकि वहां तक पहुंच गए हैं जहां पहुंच गए हैं, तो जो पीछे लोग रह गए हैं उनका आपको हाथ पकड़, हैंड होल्डिंग उनकी करिए, उनको एजुकेट करिए, उनको बताइए और समझाइए उन्हें कि भाई अपना हम लोगों को अपने गांव के विकास की बात करनी चाहिए। तो ये पहला स्टेप है हमारे विलेज मैनिफेस्टो, पहला स्टेप है हमारे मॉडल गांव का कि सबसे पहले सोच बदलनी चाहिए। सोच नहीं बदलेगी तो विकास नहीं आएगा। पहले लोगों की सोच बदलनी चाहिए, लोगों का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, लोग विकास को ओन करें, स्टेक होल्डर्स हैं वो उसके, तो उसको ओन भी करें और उसकी चर्चा करें। तो दैट इज वन, दैट इज फर्स्ट। और आप जब इसको पढ़ेंगे और आप इस पर जब मनन करेंगे तो आपको भी लगेगा कि बहुत सी चीजें, आपको भी लगेगा कि ये तो बिल्कुल नई चीज है, इसको ये तो अच्छी चीज है, आपको भी अच्छा लगेगा। क्योंकि ज्ञान तो कोई क्लोज एंडेड चीज नहीं है। नॉलेज इज नॉट अ क्लोज एंडेड प्रोडक्ट, नॉलेज तो ओपन एंडेड है, जितना भी बढ़ाओ उतना ही कम पड़ता है। तो ये आपके लिए भी एक विंडो खोलता है। और दूसरा इसका जो सेकंड स्टेप है जो आपसे सीधे सीधे संबंध रखता है वो है चेंज मेकर। चेंज मेकर का मतलब, अगर जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं विकास की, तो गांव में आप बात करेंगे। अब कोई भी काम, अगर कोई भी किसी भी मुद्दे को चर्चा का विषय बनाना है तो जरूरी है कि वहां उसको लगातार कोई पुश करने वाला होना चाहिए। खाली एक पुश दे के बात नहीं बनेगी, उसको लगातार वहां कोई इस बात पे चर्चा करे। तो इस बात पे चर्चा कौन करेगा? गांव में विकास की चर्चा हर समय कौन करेगा? हम लोग तो मतलब जो बाहर का आदमी है, चाहे वो सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, वो एक दिन जाएगा वापस आ जाएगा, उसके बाद वो चर्चा बंद हो जाएगी। तो वहां लगातार इस पर चर्चा हो, लगातार इस पर काम होने की बातें हो, इसके लिए जरूरी है कि हम गांव से ही लोगों को तैयार करें। हर गांव में ऐसे लोग हैं जो अपने समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं लेकिन उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। तो उनको मॉडल गांव एक प्लेटफॉर्म दिलवाता है कि आप हमारे साथ जुड़िए, हम आपको नॉलेज से इक्विप करेंगे, सब चीज की नॉलेज भी देंगे, आपको हम एक्सपोजर दिलवाएंगे, जहां अच्छा काम हो रहा है वहां भेजवाएंगे, वहां सीख के आप आइए और अपने गांव में भी इसको उसको रेप्लिकेट करिए। अब ये चेंज मेकर जो है उसकी भूमिका में आप सबसे एप्रोप्रिएट आदमी है। क्यों एप्रोप्रिएट है? आपके पास ऑलरेडी जो बेसिक एक नॉलेज का बेस होना चाहिए वो आपके पास है। आप एजुकेटेड हैं, आप स्किल्ड हैं, आप आईटी के गैजेट्स मतलब मोबाइल चला सकते हैं, आपके पास कंप्यूटर है, आप इंटरनेट चलाना जानते हैं, राइट। तो ये सब चीजें जो, क्योंकि आज की तारीख में देश और दुनिया में कहीं भी बगैर टेक्नोलॉजी के किसी डेवलपमेंट की कल्पना करना बहुत मुश्किल काम है, हो ही नहीं सकता। वो बेसिक जो टेक्नोलॉजी है वो आपके पास है और उस बेसिक टेक्नोलॉजी की आपको नॉलेज भी है, राइट। तो आप सबसे अप्रोप्रिएट आदमी हैं गांव में पहला चेंज मेकर बनने के लिए। कैसे?
जैसे ही आप मॉडल गांव से जुड़ेंगे तो आप अपना काम तो कर ही रहे हैं, जो भी काम आप कर रहे होंगे, जो भी सर्विसेज आप वहां दे रहे होंगे, और जो भी उसका मुझे नहीं पता कि उसका क्या सिस्टम होगा पेमेंट का और ये इसका, वो तो आप कर रहे हैं, वो आपका बिजनेस है। ये जो आप चला रहे हैं एज VLE, ये आपकी एक बिजनेस एंटिटी है। आप इसमें जो सेवाएं दे रहे हैं, यू चार्ज फॉर दैट, राइट? तो ये तो आपके पास ऑलरेडी है ही, इसको कोई कम नहीं कर सकता। लेकिन इसको अगर और एक्सपेंड कर दिया जाए, इसको और बढ़ा दिया जाए, जितनी जगह में आप बैठते हैं, जहां भी बैठते हैं, उतनी जगह का इस्तेमाल आप मल्टीटास्किंग वहां करें, जिसको हम लोग अंग्रेजी मल्टीटास्किंग कहते हैं, कि एक काम नहीं, एक काम तो आप कर ही रहे हैं VLE का, इसके एडिशन में कुछ कर सकते हैं क्या, जिससे कि आपकी इनकम बढ़े। आपकी इनकम बढ़ेगी तो निश्चित रूप से हो सकता है कि आपको कल दूसरी मैन पावर की जरूरत होगी, आप एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे वहां। तो जैसे ही आप हमसे जुड़ेंगे और आपको हम पहला चेंज मेकर गांव का बनाएंगे, तो हम सबसे पहले आपको नॉलेज से इक्विप करेंगे, जितनी भी तरह की नॉलेज। अभी हम लोग गांव वालों से बात करते हैं और किसी से हम पूछते हैं कि भाई सरकारी योजनाओं के बारे में आप कितना जानते हैं, तो हर गांव में जो 2-4 सरकारी योजनाएं इम्प्लीमेंट हो रही हैं, लोग उन्हीं के बारे में जानते हैं। बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो बहुत अच्छी हैं, लेकिन लोगों को उसके बारे में पता ही नहीं है, और लोग एलिजिबल हैं उसके लिए, पात्र हैं, लेकिन उनको कोई बताने वाला नहीं है। सरकारी योजनाओं की सूचना हमसे बेहतर आप जानते होंगे कि प्रदेश स्तर से जिले पर जाती है, जिले से ब्लॉक पर जाती है, और ब्लॉक के नीचे जो उसकी इंफॉर्मेशन का ट्रेवल करती है, उसकी गति बैलगाड़ी से भी धीरे है। ब्लॉक के नीचे वो इंफॉर्मेशन जा ही नहीं पा रही है। इसीलिए आप ब्लॉक में किसी भी एक अधिकारी से, एक डिपार्टमेंट के अधिकारी से बात करके कभी खुद को टेस्ट करने के लिए देख लीजिए, उससे बात करिए, तब आप पाएंगे कि वहां इतनी योजनाएं हैं जिनके बारे में आपको भी नहीं पता, और लोग एलिजिबल हैं, लोगों के लिए बनाई गई हैं, लेकिन लोगों तक उसकी जानकारी ही नहीं पहुंच पा रही। तो जानकारी कौन देगा? वो जानकारी आपके पास होगी, आप देंगे वो जानकारी, हम आपको उसके लिए तैयार करेंगे। आप हमसे जुड़िए, हम आपको तैयार करेंगे। ये सारी जानकारी आपके आप क्लिक करेंगे और आपके कंप्यूटर पे उपलब्ध होगी, जो आपको आप आदमी को दे सकते हैं। जब इस तरह की जानकारी, और केवल सरकारी स्कीम्स के बारे में ही नहीं, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, आपको ज्यादा पता है कि अगर कोई गांव का कोई बच्चा पढ़ रहा है, जैसे मान लीजिए उसने गांव से पढ़ाई अपनी खत्म की, अब वो कहाँ पढ़े, जाके क्या पढ़े, ये पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि अब क्या करें, अब बच्चे को कहाँ भेजें। तो आपके पास ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि इसके लिए क्या बेहतर, कौन सा स्कूल अच्छा है, कौन सा स्कूल बहुत अच्छा नहीं है, इसकी जानकारी आपके पास होगी, आप उसको बता सकते हैं। मान लीजिए कोई आपके पास मेडिकल हेल्प के लिए आता है कि भैया हमारी ये समस्या है, हम किस डॉक्टर को दिखाएं, तो आप अपने जिले के डॉक्टर के बारे में बता सकते हैं। हम आपको आप हमसे कांटेक्ट करेंगे तो हम आपको लखनऊ में कौन डॉक्टर अच्छा है ये बताएंगे, और आप उस आदमी को बता सकते हैं कि भैया लखनऊ चले जाओ, या फलानी जगह चले जाओ, इलाहाबाद चले जाओ, बनारस चले जाओ, वहां ये डॉक्टर बहुत अच्छे डॉक्टर। उससे क्या होगा? आपका ट्रस्ट गांव में बढ़ेगा। अभी जो काम आप कर रहे हैं वो सब लोग जानते हैं कि आप कर रहे हैं क्योंकि आपको उसके पैसे मिलते हैं, तो पैसे तो कमाने ही हैं, इसी के लिए तो बैठे हैं। तो बगैर पैसे के कोई काम करना भी नहीं चाहिए। लेकिन इससे जो आप थोड़ी बहुत सामाजिक सेवा करेंगे, इससे आपका ट्रस्ट बढ़ेगा, लोग आपके पास आना शुरू होंगे, लोग आपसे संपर्क स्थापित करने की कोशिश करेंगे। इससे क्या होगा? आपकी, जिसको कहते हैं ना सोशल कैपिटल, आपका सामाजिक सम्मान और आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा। अभी तो आप केवल एक VLE है कि भैया वो VLE है, वहां वो बैठा है, उसके पास कंप्यूटर भी है, और अगर ये इस तरह की ई-सर्विस चाहिए तो वो दे देगा। इसके अतिरिक्त अभी आपकी शायद यूटिलिटी वहां ना हो, लेकिन आपको खुद को मल्टीफेसेटेड बनाना है, और वो मल्टीफेसेटेड आप हमसे जुड़िए, हम आपको बनाएंगे। तो आपका इसमें एक सामाजिक सोशल कैपिटल आपका बड़ा होगा, आपका दायरा बढ़ेगा, और जब आपसे लोग जुड़ेंगे तो उस जुड़ने का इम्पैक्ट आपकी बिजनेस पर भी होगा। आप देखते हैं शहरों में कुछ दुकान वाले ऐसे होते हैं जो गांव से संबंध रखते हैं, सारे गांव वाले उसी के यहाँ जाते हैं, वो पड़ोस वाला उसको देखता रहता है कि यार इसी के यहाँ सब आ रहे हैं। क्यों? उसने ट्रस्ट डेवलप किया है, उसने अपना रिलेशन डेवलप किया है उन गांव वालों से। हम सब गांव में, सारे गांव में ऐसा होता है, मेरे गांव में भी ऐसा होता है
कि लोग जुड़े हुए हैं कि किसी न किसी लाला से, राइट। वो लाला से क्यों जुड़े हुए हैं? क्योंकि लाला ने एक ट्रस्ट डेवलप किया। उनको केवल वही नो सर्विस नहीं दी जो लाला के पास है, लाला उससे एडिशनल सर्विस भी देता है। जैसे अब तो मुझे पता नहीं कि आजकल क्या हो रहा है, पहले ये होता था कि अगर आदमी शहर गया है और उसको शाम को वहां देर हो गई, तो वो जो लाला है वो उसके रहने की व्यवस्था कर देगा कि आप हमारी आड़त में ही यहाँ सो जाओ। वो एडिशनल उसने सर्विस दी, लेकिन वो, और जिसके लिए उसने चार्ज नहीं किया, लेकिन उसकी वजह से वो आदमी उससे जीवन भर के लिए जुड़ गया। आपको भी एडिशनल सर्विस देनी पड़ेगी अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे जुड़े, और लोगों के जुड़ने से आपका बिजनेस बढ़ेगा। बिजनेस कैसे बढ़ेगा? अब मैं इस पर आता हूँ। जैसे आप हमसे जुड़ जाएंगे, आप अभी कर रहे हैं रियली का जो भी आप सर्विसेज दे रहे हैं वो तो आप कर ही रहे हैं। इसके अतिरिक्त आप गांव में जो भी चीजों की आवश्यकता होती है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, राइट, उन चीजों के आप सप्लायर हो सकते हैं। आप वहां एक एग्रीकल्चर हब की तरह काम कर सकते हैं। मान लीजिए कि जिस तरह की वहां पेस्टिसाइड की जरूरत है, इंसेक्टिसाइड्स की जरूरत है, फर्टिलाइजर की जरूरत है, आपको हम हेल्प करेंगे कि आप भी लाइसेंस लीजिए और ये सारी सप्लाईज आप करिए। और इनको लाइसेंस कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है, उसमें हम आपकी हेल्प कर देंगे। तो आपका एक और विंडो एडिशनल इनकम के लिए खुल गया, राइट। इसी तरह हर गांव में, जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है हम उस पर आएंगे, कि हर गांव में एक एफपीओ होना चाहिए, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, हो सकता है कि आपने सबने थोड़ा बहुत फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानते होंगे, राइट। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन क्या है? भारत सरकार ने कंपनीज एक्ट में एक अमेंडमेंट किया है। पहले तो कंपनीज एक्ट में कोई ऐसा प्रोविजन नहीं था कि किसान भी अपनी कंपनी बना सकते हैं, लेकिन अब भारत सरकार ने उसमें अमेंडमेंट करके ये किसानों के लिए सुविधा उपलब्ध करवाई है कि किसान भी आपस में इकट्ठे होकर अपनी एक कंपनी बना सकते हैं और उस कंपनी के माध्यम से वो बिजनेस कर सकते हैं। जैसे कोई भी प्राइवेट कंपनी होती है वैसे ही ये कंपनी भी होगी, और इसको कहा गया फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। सरकार ने ये कंपनी इसीलिए ये योजना बनाई है कि हम सब लोग जानते हैं कि गांव में अब खेती की जो जोतें हैं उनका आकार बहुत छोटा हो गया। आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, आपको पता होगा कि आज की तारीख में हिंदुस्तान में जो एवरेज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग है वो 1 हेक्टेयर से कम है, मतलब 2 एकड़ के से भी कम है। तो अब 2 एकड़ में खेती करके कोई भी धन्ना सेठ तो बनने से रहा, कोई नहीं बन सकता। और 2 एकड़ को खींच के 2.5 एकड़ भी नहीं किया सकता है, 2 एकड़ तो 2 एकड़ ही रहेगा। तो उसमें आपको कोई भी किसान जिसके पास 2 एकड़ की जमीन है, उसमें उसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए कोई बहुत स्कोप नहीं है कि वो अब अच्छे बीज का इस्तेमाल कर ले, वो अच्छी खाद का इस्तेमाल कर ले, अब वो क्रॉपिंग पैटर्न चेंज कर ले। इसका स्कोप उसके पास नहीं है, वो नहीं कर सकता ये, क्योंकि वो सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर कर रहा है। वो एग्रीकल्चर इसलिए नहीं कर रहा है कि वो एग्रीकल्चर करना चाहता है, वो एग्रीकल्चर इसलिए कर रहा है कि उसको कुछ और पता नहीं है कि वो क्या करे, उसके पास संसाधन भी नहीं है कि वो क्या करे, और उसके पास कोई स्किल भी नहीं है कि वो क्या करे। तो जिसके पास ज्ञान नहीं है, जिसके पास नॉलेज नहीं है, जिसके पास संसाधन नहीं है और जिसके पास स्किल नहीं है, तो वो वही करेगा रिपीटेडली जो वो कर रहा है। तो इस किया जा सकता है क्या यार? ये 2 एकड़ की जो है ये 2000 एकड़ में बदली जा सकती है। यस, ये बदली जा सकती है। अगर गांव में ऐसे मान लीजिए 1000 किसान है जिनके पास 2-2 एकड़ है और सब इकट्ठे हो जाएं, तो फिर उनकी 2000 एकड़ हो गई। और 2000 एकड़ जब हुई तो 2 एकड़ की जब जमीन थी तो आपकी जरूरत थी मान लीजिए खाद की 5 बोरा की। 5 बोरा कोई भी फर्टिलाइजर कंपनी आपके घर पर सप्लाई नहीं करेगी, लेकिन अगर आप 1000 आदमी और सबको 5 बोरी की जरूरत है, 5000 बोरा हो गया। कोई भी कंपनी आपको घर पर सप्लाई करेगी, आपसे उसकी प्राइस भी निगोशिएट करेगी, सस्ता भी देगी। इसी तरह जब आपको हार्वेस्ट होगी आपकी क्रॉप, तो जब आप इंडिविजुअली इसको सेल कर रहे हैं तो आपके पास हार्डली कोई सरप्लस होगी जिसको आप सेल करेंगे। आपके पास सरप्लस है ही नहीं। छोटे किसान के पास, जो इस तरह का सीमांत किसान है, उसके पास सरप्लस है ही नहीं। वो जो बेच रहा है वो इसलिए बेच रहा है क्योंकि आज उसकी जरूरत खाली खाने की नहीं है, कपड़े की भी है, और कपड़े के लिए उसके पास अलग से पैसे नहीं है। तो आज वो अपना धान बेच रहा है जिस भाव में बिके, कल को जब जरूरत पड़ेगी तब देखा जाएगा।
तो अगर सब ये इकट्ठे हो जाएंगे तो मान लीजिए जो छोटी भी इनकी सरप्लस है वो भी इकट्ठी होकर बड़ी सरप्लस बड़ा वॉल्यूम बन जाएगा। मान लीजिए सबको पास 1-1 क्विंटल बेचने के लिए है और 1000 किसान हो जाए तो 1000 क्विंटल हो गया। तो कोई भी अगर राइस मिलर है उसको राइस चाहिए तो वो आपके पास आएगा और आपको कहेगा कि साहब आप ये धान हमको दे दीजिए, हम खरीदेंगे। तो इंडिविजुअली तो ये नहीं कर सकता, कंपनी ये कर सकती है। तो ये कंपनी ये करेगी, इसको कहते हैं एफपीओ। हर गांव में एक एफपीओ होना चाहिए, गांव के जो किसान हैं उनकी एक कंपनी हो, और इस एफपीओ का एक स्ट्रक्चर होगा जो सरकार ने खुद प्रेस्क्राइब किया है। उसका एक ऑफिस होगा, उसमें एक मैनेजर होगा, उसमें एक अकाउंटेंट होगा, उसमें एक अटेंडेंट होगा। तो जैसे ही ये एफपीओ बनता है 3 एम्प्लॉयमेंट आपके गांव में इमीडिएटली जनरेट हो जाता है। जो हम लोग कहते हैं ना कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, 3 एम्प्लॉयमेंट इमीडिएटली जनरेट होता है। और जैसे जैसे इस कंपनी का बिजनेस बढ़ेगा, तो जैसे हम सब लोग जानते हैं जब बिजनेस बढ़ता है मैन पावर की जरूरत पड़ती है। तो जो लोग आपके गांव से पलायन होकर बाहर जा रहे हैं उनको भी गांव में ही एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा अगर एफपीओ ठीक से चलेगा तो, राइट। अब इसमें एफपीओ और आप पूछेंगे कि आप कहां से आ गए इसमें एफपीओ के बीच में। एफपीओ के बीच में आपकी भूमिका ये होगी कि आजकल हम सब जानते हैं कि अब जो हिसाब किताब रखा जाता है वो सब कंप्यूटराइज्ड हो गया। इसके लिए सबके लिए सॉफ्टवेयर्स हैं जो यूज किए जाते हैं। बही खाता पुराने जमाने में होते हैं, आजकल सब कंप्यूटर हो गया। आप ऑलरेडी कंप्यूटर वाले हैं, यू ऑलरेडी हैव अ कंप्यूटर, यू नो हाउ टू ऑपरेट द कंप्यूटर, आपके पास इंटरनेट है। तो आप गांव के लोगों को इंटरनेट के माध्यम से तो यही बता सकते हैं कि आज की तारीख में किस फसल का कहाँ क्या भाव है, जिससे उनको ये आइडिया हो जाएगा कि उनकी फसल किस भाव बिकनी चाहिए। और जो एफपीओ है उसको अपना जो काम करना है, अकाउंट मेंटेन करना है, उसमें आप अपनी सर्विसेज को आउटसोर्स कर सकते हैं। आप उनसे बात कर सकते हैं कि आपका जो ये पूरा अकाउंटिंग का सिस्टम है आप ये हमारे कंप्यूटर पर कर लीजिए, एंड यू चार्ज फॉर दैट। वो फ्री लंच नहीं है कुछ भी, आप उसके लिए चार्ज करिए। और आदमी अगर आपका ट्रस्ट होगा, अगर वो कंपनी आपको ट्रस्ट करेगी कि हाँ ये स्किल्ड है, इस काम को कर सकते हैं, दैट इज वन। और ये किसी तरह का मैनिपुलेशन नहीं करेंगे, दिस इज सेकेंड। अगर ये 2 चीजें हो गई तो आपको इमीडिएटली वो लोग इंगेज कर लेंगे और आपकी आमदनी बढ़ जाएगी। तो अभी जो एक आपने बीएलई का काम शुरू किया है, आपका जो पूरा पोटेंशियल है वो बहुत लिमिटेड है। बीएलई के काम में जो आपकी इनकम अर्निंग कैपेसिटी है वो लिमिटेड है, जो काम वहां होगा वही मिल रहा होगा। लेकिन इस अर्निंग कैपेसिटी को एक्सपेंड किया जा सकता है, इंक्रीज किया जा सकता है। जैसा मैंने बताया कि आप चेंज मेकर बनिए, अपने गांव में एफपीओ बनवाइए, एफपीओ के साथ जुड़िए, उनके काम को वो आउटसोर्स करें आपको। आप दूसरे प्रोडक्ट्स जो एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए अपना आउटलेट इस्तेमाल करिए, आप वो आपको एडिशनल इनकम देंगे। तो ये आपको इसका लाभ होगा। इसके अतिरिक्त और आपको क्या लाभ होगा, आप जब आपसे बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से यही बताना पड़ेगा कि आपको इससे और क्या लाभ है। देखिए आजकल आप सब लोग जानते होंगे कि बहुत सारे स्टार्टअप्स लोगों ने शुरू किए हैं। स्टार्टअप का नाम तो सभी लोगों ने सुना होगा। स्टार्टअप मीन्स कोई नया इनोवेशन, किसी भी टेक्नोलॉजी यूज का या कोई प्रोडक्ट बनाने का कोई इनोवेटिव काम कोई कर रहा है। तो बहुत से लोग कर रहे हैं। एग्रीकल्चर में करीब 1500 स्टार्टअप्स हैं इस देश में। उन्होंने मान लीजिए कोई प्रोडक्ट डेवलप किया, एक आजकल आ रहा है, जैसे देख रहे होंगे आप, इंटरनेट पे भी है और जगह भी है कि एक फर्टिलाइजर कोई लिक्विड फॉर्म में आएगा जिसको बहुत कम इस्तेमाल करने से ही प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं स्टार्टअप्स के, जो गांव में नहीं पहुंच पा रहे और गांव में पहुंचाने में उनको बहुत कॉस्ट इनकर करनी पड़ रही, हम आपको उन स्टार्टअप से लिंक करेंगे और आप उन स्टार्टअप्स के लिए गांव में एंट्री पॉइंट बन जाएंगे, राइट। उनकी जो भी टेक्नोलॉजी है आपके माध्यम से वो गांव तक पहुंचेगी। यू कैन चार्ज फॉर दैट। आप, जैसा मैं बार बार कह रहा हूं, देयर इज नो फ्री लंच। जिसको सर्विस दीजिए उससे पैसा लीजिए। स्टार्टअप को आप एक एंट्री देंगे गांव में, और वो एंट्री आप इसलिए दे पाएंगे क्योंकि आपके पास कंप्यूटर है, आपके पास सारी आईटी की टेक्नोलॉजी है। तो वो स्टार्टअप आपके माध्यम से गांव में जाएगा और
उससे भी आपकी भी इनकम बढ़ेगी, उसका काम तो होगा ही। इसी तरह से बहुत सारी कंपनियां, जो बड़ी कंपनीज हैं, जो आजकल एग्री मार्केटिंग में गांव में जाना चाह रही हैं, तो गांव में घुसने के लिए जो बाहर का आदमी है उसके लिए सबसे बड़ा यही प्रॉब्लम है कि वो गांव में एंट्री कैसे करे। हम आपको उन कंपनियों से लिंक करवाएंगे, उन कंपनियों को आपका पता देंगे, आप उनसे लिंक हो जाइए, वो कंपनियां आपसे लिंक हो जाएंगी और आप आपके माध्यम से वो कंपनी गांव में घुसेगी। यू विल बी द एंट्री पॉइंट फॉर दोस कंपनीज टू एंटर इनटू द विलेज। तो उससे निश्चित रूप से वो कंपनी को भी लाभ होगा और आपको भी लाभ होगा। तो ये था रिगार्डिंग कि मॉडल गांव क्या है, और उस गांव से, क्योंकि गांव में आप हैं, आप गांव में ही हैं, हो सकता है उसी गांव के रहने वाले हों, तो निश्चित रूप से आप उस गांव के डेवलपमेंट में आपका कंसर्न जरूर होगा। आपको भी लगता होगा कि गांव हमारा विकसित होना चाहिए। हमने आपको बता दिया कि गांव के विकास की जो प्रक्रिया है कैसे शुरू हो सकती है, और इस प्रक्रिया में आप कहाँ अपनी भूमिका निभा सकते हैं। और आपको अपनी भूमिका निभाने के लिए कोई भी काम फ्री नहीं करना है। हर चीज में आपके लिए एक विंडो खुलती है जिससे आपकी इनकम बढ़ सकती है, लेकिन मेहनत हर चीज में है। ऐसा नहीं कि आज विंडो खुलेगी और कल आपके लिए डबल हो जाएगी इनकम, ऐसा नहीं होगा। आपको पहले अपना ट्रस्ट डेवलप करना पड़ेगा, आपको लोगों से अपना अपना पीआर ठीक करना पड़ेगा, लोगों से संपर्क स्थापित करना पड़ेगा। गांव के लोग सब आपको जानते हैं, केवल आपको अपना ट्रस्ट डेवलप करना है कि नहीं, अब मैं गांव के लिए काम कर रहा हूं और हमको अपने गांव को डेवलप करना है। तो आप वहां विलेज मैनिफेस्टो की बात करिए, और फिर वो चेंज मेकर की जो मैंने आपके लिए भूमिका बताई कि आप चेंज मेकर की भूमिका में कैसे काम कर सकते हैं। और अगर आप मॉडल गांव से जुड़ जाएंगे तो आपके लिए एडिशनल इनकम जनरेशन की विंडोज कैसे खुलेंगी, ये मैंने आपको बताया। तो अगर आप हमसे जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से जो मैंने कहा उस तरह से अगर आप काम करेंगे तो आपकी इनकम भी बढ़ेगी और गांव का भी फायदा होगा। गांव के लोगों को, आप अभी अकेले काम कर रहे होंगे, कल आपको जब ज्यादा काम आपके पास हो जाएगा तो आप एक अटेंडेंट रखेंगे, तो एक एम्प्लॉयमेंट आपने जनरेट कर दिया। और ज्यादा काम आपका बढ़ा तो आप 2 अटेंडेंट रखेंगे, तो आपने 2 एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर दिए। तो यही तरीका होगा कि गांव को हम सेल्फ रिलायंट बनाएं, और गांव से जो लोग जा रहे हैं छोटी छोटी नौकरियों के लिए वो बाहर ना जाए। एग्रीकल्चर को हम जनरेट कर दे कि ये गांव को बाहर उनको नहीं जाना पड़ेगा। गांव किससे, जो लोग बाहर जा रहे हैं वो ना तो बहुत एजुकेटेड है, ना बहुत स्किल्ड है, और ना बहुत उनके पास नॉलेज है, राइट। वो एक कॉमन मैन है जो गांव से इसलिए जा रहा है कि शहर में शायद उसको कोई काम मिल जाए, शायद हमेशा उसके साथ जुड़ा रहता है, राइट। और जब वो शहर जाता है तो उसको कोई बहुत बड़ा जॉब नहीं मिलता है भाई। जिसको इंजीनियर है, डॉक्टर है, उसकी बात छोड़ दीजिए, जो कॉमन मैन गांव से जा रहा है, आप जो दिल्ली जा रहा है, बंबई जा रहा है, सूरत जा रहा है, आप लोग ऐसे लोगों के संपर्क में भी होंगे, तो आप देखिए इनकी क्या सैलरीज है, और जो सैलरीज इनकी है उससे आधी आधी अगर ये इनकम अपने गांव में कर लेंगे तो जहां बाहर शहर में जिस स्थिति में ये रहते हैं उससे बेटर पोजीशन में गांव में रहेंगे, और निश्चित रूप से ये शहर जाना नहीं चाहेंगे। तो इसमें आपकी एक बड़ी भूमिका है, आपके लिए एक बड़ा रोल है। VLE के अपना कैनवेस, अपना होराइजन बड़ा करिए, एक बड़ा सपना देखिए, और उस बड़े सपने को साकार करने में, उसको रियलाइज करने में हम आपकी करेंगे। आप हमसे जुड़िए। अब आप हमसे जुड़ सकते हैं। मॉडल गांव से जुड़ने के लिए 2-3 तरीके हमने आपको, एक तो यह है कि आप हमारी साइट पर जाइए, वहां खुद को रजिस्टर करिए और हमसे जुड़ जाइए। है कि हमारा फोन नंबर है, हमने डिस्प्ले करेंगे, उन फोन नंबर के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं, राइट। ईमेल आईडी है हमारा, अगर आप कोई क्वेश्चन तरह का हो आप हमको ईमेल कर सकते हैं, तो उससे जुड़ सकते हैं। आप चेंज मेकर खुद बनिए और गांव में लोगों को बनाइए। जो 25 पॉइंट्स हैं, हर एक आप 25 लोगों को आइडेंटिफाई कर लीजिए, अपने जैसे नौजवान और जुझारू और जुनूनी लोगों को, और सबको एक एक पॉइंट दे दीजिए कि आपने गांव में हम लोग सब एक एक पॉइंट पे काम करेंगे, एक एक पॉइंट लोगों को गांव में समझाएंगे। एक आदमी 25 पॉइंट नहीं समझाए, एक एक पॉइंट समझाए,
तो आपका ना एक तो बहुत बड़ा दायरा होगा, आपका एरिया ऑफ योर इन्फ्लुएंस जिसको हम कहते हैं, प्रभाव का क्षेत्र, वो आपका बढ़े, आपकी सोशल कैपिटल बढ़ेगी तो आपकी सोशल रेस्पेक्ट भी बढ़ेगी। मेहनत इसमें सब में करने की जरूरत होगी, दैट गोज आउट सेइंग। तो ये मॉडल गांव का पूरा प्रोजेक्ट है, और इसमें जहां आपकी जो आपकी भूमिका हो सकती है उसके बारे में मैंने आपको बताया। हम लगातार मॉडल गांव गांव से जुड़ रहे हैं। आपको जानकर ये हर्ष होगा कि हम जितने भी एफपीओज उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, करीब 800 एफपीओज हैं जो वेरियस स्टेजेज ऑफ फॉर्मेशन और ऑपरेशन हैं, तो उनसे हम सबके संपर्क में हैं। हम लगातार ग्राम प्रधानों के साथ इस तरह की वर्चुअल मीटिंग्स कर रहे हैं और उनको मॉडल गांव के बारे में बता रहे हैं। लगातार 2 या 3 मीटिंग हमारी रोज होती है। सभी जितने भी 58,000 प्लस ग्राम पंचायतें हैं, सबको हमने अपने मॉडल गांव का लिटरेचर भेजा है और लगातार सबसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम महिलाओं को भी मॉडल गांव में अपनी भूमिका अदा करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, और हम एनआरएलएम और जो हमारी आंगनवाड़ी की महिला कार्यकर्ता हैं उनकी लगातार बैठकें कर रहे हैं। हम नेहरू युवा केंद्र के युवाओं से जुड़ रहे हैं, उनको चेंज मेकर बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। प्रांतीय रक्षा दल के नौजवान हमसे जुड़ रहे हैं और उनकी हम डिस्ट्रिक्ट वाइज बैठकें कर रहे हैं, जैसे हम बीएलईज की कर रहे हैं। बीएलए की हम डिस्ट्रिक्ट वाइज बैठक कर रहे हैं, और ये शायद आपकी जो बैठक होगी मैं समझता हूँ कि 20वीं के आसपास होगी, मतलब हम 20 जिलों में ऑलरेडी कर चुके हैं। इसी तरह नेहरू युवा केंद्र में भी हम करीब 15-16 डिस्ट्रिक्ट्स में बैठकें उन लोगों के साथ कर चुके हैं, और हम लगातार बैठक कर रहे हैं, जिससे कि हम युवाओं को गांव के विकास की धारा से जोड़ सकें। युवाओं में एक सपना जागृत हो कि भाई हमको अपनी भूमिका निभानी है अपने गांव के विकास में। चीजें अपने आप कभी चेंज नहीं होती है, चीजों को चेंज करने के लिए चेंज करना पड़ता है, और उसको चेंज करने के लिए आपसे ज्यादा भूमिका और कोई निभा नहीं सकता, ऐसा हम लोग मानते हैं। और इसी के लिए हमने आपको आज यहाँ आमंत्रित किया था। मैंने अपनी बात समाप्त कर ली है, और अब मैं देखता हूँ अगर हीरालाल जी हमसे जुड़े हुए हैं तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको एड्रेस करें जो भी कहना चाहते हैं, और उसके बाद आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपके हीरालाल से नहीं जुड़े हुए हैं सर कोई मीटिंग। अच्छा, हीरालाल जी अभी नहीं जुड़ पाए हैं क्योंकि आप क्वेश्चन तब तक से ले लीजिए इन लोगों के, और मैं सर से बात करता हूँ एक बार। तो अब मैंने अपनी बात समाप्त कर ली। हाँ, और अगर अब आप लोगों के पास कोई सवाल हो जो आपको लगता है कि आप पूछना चाहते हैं तो आपका स्वागत। मैं हीरालाल सर को बुला रहा हूँ, कॉल करके पूछ रहा हूँ। हाँ, देखिए अगर वो फ्री हो जाएंगे तो खुद ही जुड़ जाएंगे। जी, किसी को भी कोई भी चीज अगर कोई सजेशन देना चाह रहे हो तो सजेस्ट दीजिए, नहीं सजेशन देना चाह रहे हो तो सजेशन दीजिए कि आप हमको और इसमें कुछ करने की आवश्यकता है। हेलो जी, हेलो सर, मीटिंग नहीं है सर। गुड आफ्टरनून सर। हाँ, गुड आफ्टरनून। हाँ सर, बोलिए। हमारा नाम अनिल कुमार यादव है। हम सर वाराणसी से बड़ा गांव ब्लॉक पुणी ग्राम सभा से बोल रहे हैं सर। जी, तो जैसे सर इसमें जैसे साफ सफाई और इन साफ सफाई, पढ़ाई, दवा वगैरह जैसे सर ये सब सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं, तो जैसे साफ सफाई ग्राम के ये जैसे सर हम लोग किस कैसे मतलब गांव वालों को प्रोवाइड करेंगे कैसे सर? आप? हाँ, नहीं प्रोवाइड नहीं करना, आपको उनको सिखाना है। ठीक है यादव जी, जैसे आपने सफाई का नाम लिया, ठीक है। हाँ, सफाई का अब आप देखिए, हाँ, आप कभी लखनऊ आते होंगे तो आपको लखनऊ में गंदगी कम मिलती होगी, या नहीं ही मिलती होगी? नहीं मिलती ना। आप हजरतगंज में घूम रहे हैं, कहीं कोई गंदगी नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। बिल्कुल जी सर। अमीनाबाद इतना कंजेस्टेड है, अमीनाबाद में भी गंदगी नहीं है, राइट? जी तो ये गंदगी क्यों नहीं है, हमको इससे सीखना है, ये गंदगी क्यों नहीं है, और ये हमको सिखाना है गांव वालों। ये गंदगी इसलिए नहीं है कि यहाँ सफाई कर्मचारी ज्यादा है, सफाई कर्मचारी तो आते ही नहीं है, राइट? सफाई कर्मचारी ज्यादा नहीं है। गंदगी इसलिए नहीं है क्योंकि लोग गंदगी कर नहीं रहे। जी, आप समझ रहे हैं इस बात को? बिल्कुल बिल्कुल।
हाँ, आप टीवी पर देखिए, टीवी पे हम सब लोग देखते हैं विदेशों के शहर ऐसा कितने चकाचक। अच्छा, उनके हाँ गांव भी वैसे ही चकाचक हैं, उनके बिल्कुल गांव सर। भी वैसे ही साफ सुथरे हैं। क्यों? जी इसलिए कि उन्होंने सफाई को अपनी हाँ संस्कृति का हिस्सा बना लिया, बिल्कुल, कल्चर का। सफाई की तरफ ध्यान दिए हैं सर। हाँ, सफाई के हम लोग क्या करते हैं, अब आप भी गांव में रह रहे हैं, मैं भी गांव का रहने वाला हूँ। गांव में जी कल्चर क्या है, जी घर अंदर जाओ तो खूब साफ मिलेगा, नहीं? बिल्कुल सर। हाँ सर, आंगन में गांव में सुबह शाम दोनों दोनों वक्त झाड़ू लगती है, बिल्कुल और सर। झाड़ू के बाद वो जो कूड़ा निकलता है वो अपने ही दरवाजे पे सड़क पे गली में फेंक दिया जाता है, जी जी सर। और फिर वो गली में मतलब यहाँ से वहां तक हर जगह फैलता रहता है, राइट? हाँ हाँ जी सर। हर आदमी तो वही कर रहा है। तो अगर अब ऐसा करोगे तो सफाई कौन करेगा? हाँ सफाई बिल्कुल सर। तो कौन सफाई करेगा? मान लीजिए एक कर्मचारी रख भी दिया जाए, ग्राम प्रधान एक कर्मचारी रख दे, 2 कर्मचारी भी रख दे, तो वो क्या करेगा? कितनी सफाई हो सकती है? सफाई, हाँ, सफाई होने के लिए आवश्यक यह है कि हम लोगों से को सिखाएं कि भैया गंदगी नहीं करो। और ये शुरुआत कहाँ से हो सकती है? जैसे आप यादव जी आप बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपके मन में ये सवाल होगा, ये शुरुआत कहाँ से हो? शुरुआत तो शुरुआत सर बहुत शुरुआत खुद करना होगा। एक तो खुद से होगी, एक तो खुद से होगी शुरुआत, जी राइट? जी और दूसरा जो हमारे बच्चे हैं उनको सिखाइए, बिल्कुल राइट? सर। बच्चों को सिखाइए, और बच्चों के जो टीचर्स हैं उनसे आप बात करिए कि जी जी स्कूल में इस चीज को सिखाएं वो। इस अगर मुझे पता नहीं, क्योंकि अब तो हमारी तो मैं तो अब रिटायर हो गया हूँ, तो मैं तो जब पढ़ता था प्राइमरी स्कूल में अपने गांव में, वो बहुत पुराना जी जमाना था, जी जी तो सर। वहां वहां हम लोग जाते थे, जैसे जैसे कुछ थोड़ा बहुत भी पत्ते उत्ते बिखरे, वो मास्टर साहब कहते थे ये पत्ते उठाओ सब, और जी सब बच्चे जाके गंदगी वो सब उठा के साफ कर देते थे। अब आजकल बिल्कुल मुझे सर। पता नहीं है कि मतलब अगल ये बगल के मार्केट वगैरह में भी हम लोग जाते थे और साफ सफाई करते थे सर। साफ सफाई करते थे, तो सफाई होगी कि गंदगी ना हो। अब जी इस कल्चर को गांव में अगर विकसित करना है तो उसके लिए हम सब लोगों को मेहनत करनी होगी, गांव के लोगों से बात करनी होगी, उनको समझाना पड़ेगा, राइट? हाँ, उनको इसमें सफाई कोई के प्रति पैसा अवेयर। हाँ, और सफाई के प्रति अवेयर करवाना है, और उनको ये भी बताना होगा, हम सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं, आपसे जी जब बात हो रही है तो, कि जी जी गंदगी सर। से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, जितनी बीमारियां हैं उनमें ज्यादातर बीमारियों की जड़ में गंदगी है कि जी नहीं है? जी जी सर। कि हाँ, तो अगर हम गंदगी नहीं रखेंगे तो हमारा स्वास्थ्य वैसे ही अच्छा रहने लगेगा। जी तो सर। हम ये तो सिखाएंगे ही गांव वालों को, भाई गंदगी मत करो, हम ये भी सिखाएंगे कि गंदगी करने से क्या दिक्कतें होती हैं। बिल्कुल गंदगी करोगे, बिल्कुल। बीमार हो गए तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, डॉक्टर के पास जाओगे तो पैसे खर्च करने पड़ेंगे। ये सब मतलब आपस में जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है कि एक से दूसरी चीज अलग है। बिल्कुल तो सर। ये हो, हाँ, तो ये मतलब अब जैसे मैं कह रहा था कि अब आप जिस गांव में भी हैं, आप जी एक जवान को तैयार करिए कि यार तू गांव में सफाई का काम ले ले, जी और सर। आज नहीं तो कल जैसे वो सफाई होना शुरू होगी, हम्म, लोग उसको हीरो मानना शुरू कर देंगे। बिल्कुल सर। तो अगर आपको हीरो बनना है तो काम तो करना पड़ेगा ना। हाँ हाँ बगैर काम किए, बगैर मेहनत किए कोई हीरो नहीं बनता है, चाहे नहीं, छोटे स्तर पर हो चाहे बड़े स्तर पर हो। बिल्कुल सर। हाँ, जिन लोगों को देखो, जिन लोगों को नोटिस लिया जाता है वो सब जुनून है उनमें, अपने काम के प्रति बहुत पैशन है, बहुत कमिटमेंट है, जी सर। तभी तभी लोग उनको कहते हैं कि हाँ ये एक सफल आदमी है, देखो काम के प्रति कितना जुनून है। तो जी जो गांव का हमने विलेज मैनिफेस्टो बनाया है, तो हम जी लोग तो सब नहीं कह रहे हैं कि गांव 25 हमने मुद्दे बताए हैं, तो 25 मुद्दों पर 25 लोग, 25 नौजवान जो भी है, किसी उम्र का कोई वो नहीं है, हाँ हाँ तो 25 लोग एक एक मुद्दा ले लें। जैसे हमने लास्ट में अब एक रखा है कि गांव का एक स्थापना दिवस मनाया जाना चाहिए, बिल्कुल राइट? सर। जी सर। हाँ, इसको बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया कि किसी गांव में किसी को पता नहीं कि गांव कब बसा, जी ये बिल्कुल सही बात है, राइट? लेकिन हम सब लोग मिलके एक तारीख तय कर लें डिसाइड कि जी सर। ये हमारे गांव का स्थापना दिवस माना जाएगा। जी सर। कोई सा भी जो कन्वीनियंट हो, जो सुविधाजनक हो सभी के लिए। जी सर। और उस स्थापना दिवस पर गांव का जितने भी लोग हैं, चाहे वो बंबई में रहता हो, चाहे दिल्ली में रहता हो, चाहे लंदन में रहता हो, जी जी सबको खबर हो और सबको कहा जाए कि सबको आना है, जी राइट? और उस दिन गांव में उत्सव का माहौल हो, जी जी एकदम कि आज है अपने ढोल बज रहे हैं, गाने हो रहे हैं, नाच गाना जो भी,
जी खेल जी कूद सर। हो रहे हैं, बच्चों की हाँ, प्रतियोगिताएं हो कुछ रही हैं। व्यवस्था करवा दिया जाए सर। हाँ, तो उससे क्या होगा कि देखो, एक तो क्या होगा कि जब आपस में मिलते जुलते हैं ना, तो जो जी बहुत सारी गांव में बहुत सारी समस्याएं जो आपसी विद्वेष की हैं, वो ऑटोमेटिकली खत्म होना शुरू हो जाएंगी। जी 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 सर। आपका अगर आपका दुश्मन भी है गांव में, तो ये कुछ ज्यादा ही होता चलता है, आप उसके आपसे बड़ा है और आप चले जाइए उसके पास, नमस्ते करके बैठ जाइए और कुछ बातें करने लगी, आधी दुश्मनी खत्म। जी बिल्कुल सर। हाँ, वो दुश्मनी इसलिए चल रही है कि हम उनसे बात नहीं कर रहे, वो हमसे बात नहीं कर रहे हैं। वो हाँ कम्युनिकेशन का पूरा गैप है कम्युनिकेशन का। जी जी राइट। सर। जी हो सकता है कि हमारी दुश्मनी के पीछे हमारा जो मतभेद है उसके पीछे कारण बहुत छोटा होगा, जी लेकिन हम चूंकि बात ही नहीं कर रहे एक दूसरे से, तो वो वही कारण बहुत बड़ा हो गया। राइट। तो अपने गांव का एक स्थापना दिवस मनाइए, सबको इकट्ठा करिए, सब एक दूसरे से बात करें, सब एक दूसरे के साथ मिल बैठ के खाएं, सब लोग अपने अपने घर से खाना बना के ले आए, इकट्ठा होकर खा लें, सब एक दूसरे जी से बांट के। तो उससे गांव की बहुत सारी समस्याओं का समाधान अपने आप होने लगेगा। राइट। जी इसी जी इसी तरह एक एक मुद्दे पर इसमें हम लोगों ने जो ये पूरा प्लान प्रोजेक्ट बनाया है, इस बात का ध्यान रखा है कि जैसे आप कहेंगे किसी को ये काम होना चाहिए, तो आदमी कहता है यार हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास तो ना तो संसाधन है, ना पावर है, पोजीशन है कोई, हम प्रधान तो है नहीं, ना ना विधायक है, बिल्कुल। ना एमपी, हम क्या कर सकते हैं। राइट। ऐसा नहीं है। काम अगर आपको करना है और आपके अंदर उसके लिए पैशन है, जुनून है, तो आप काम कर लेंगे। अन्ना हजारे को सब लोग जानते हैं, हम उनका उदाहरण सिर्फ इसलिए देते हैं, सब उनको जानते हैं। जी सर। अन्ना हजारे के पास ना पद था, ना पैसा था, कुछ नहीं था, वो डंपर ड्राइवर थे आर्मी में, सबसे नीचे का पद, हाई स्कूल तक शायद पढ़े हैं या उससे कम पढ़े होंगे, और वो रिटायर होकर अपने गांव में आए, तो उनका गांव जैसा वीरान गांव होते हैं वैसे ही उनका भी था, लेकिन उन्होंने तय कर लिया नहीं, अपने गांव को मैं कन्वर्ट कर दूंगा। तो सबसे जी पहले उन्होंने सामाजिक कार्य किए कि हाँ नो, शराबबंदी और नशाखोरी इस सबको लिया, उन्होंने बंद करवाया। उसके बाद वाटर कंजर्वेशन पर उन्होंने काम किया, और आज की तारीख में उनके गांव के लोग दुनिया से देखने आते हैं। अन्ना हजारे कौन नहीं जानता पूरी दुनिया में। पूरे तो सर लेवल पे हाँ, लोग जानते हैं सर। हाँ, तो उनके पास ना तो पैसा था, ना पावर थी, ना पोजीशन थी, वो अपने जी गांव के प्रधान ना पहले थे ना आज है। हाँ तो काम करने का अगर जुनून, अगर हमको गांव में ही रहना है यादव जी, अगर हम गांव में ही रह रहे हैं, राइट, जी जी तो हम वहीं अपने लिए जगह क्यों नहीं तलाश रहे बिल्कुल सर। हैं? हमको अपनी जगह तलाशने के लिए बंबई जाने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे संसाधन ये अलाउ नहीं कर रहे हैं कि मैं बंबई जाके अपनी जगह तलाशूं, तो मैं अपने गांव में तलाशूंगा, मैं अपने अच्छे काम से तलाशूंगा, मैं लोगों के दिल में दिमाग में बैठ जाऊंगा। बिल्कुल। तो ये है मॉडल गांव का जो नो उद्देश्य, और ये जो काम करने के लिए जो एक्शन पॉइंट्स है वो है। और कुछ पूछना चाह रहे हैं? नहीं और कुछ तो नहीं सर, इसमें हमने आप इसमें रजिस्ट्रेशन भी कर दिया है। बीच बीच में जो आप लोग से हेल्प या मार्गदर्शन हमें लेना होगा तो सर आप लोग से कांटेक्ट करते हाँ रहेंगे। बिल्कुल, कभी कभी भी फोन करिए, फोन हमेशा उठाया जाएगा, और जो भी आप पूछेंगे, ठीक है। और आप खुद अभी बनाइए जो हमने मॉडल गांव का जो हाँ बताया ना कि जी जी मॉडल गांव की साइट पे जाइए गूगल पे, और उसके बाद विलेज मैनिफेस्टो खोलिए और अपना विलेज मैनिफेस्टो बनाइए और सबके साथ शेयर करिए। ठीक। पहले अपने घर में अपनी फोटो लगा के, हैं, जी अपनी फोटो और अपना नंबर तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। हाँ नहीं फोटो फोटो लगा दिया, हम रजिस्टर्ड भी कर दिए हैं सर, हो गया है सर। बहुत बढ़िया। और ये सबसे शेयर करिए, और लोगों को भी क्या होगा, तुमने बिल्कुल बनाया तो बिल्कुल। औरों को भी प्रोत्साहन मिलेगा कि हमको भी हाँ करना इसमें चाहिए। अभी हम सोच रहे हैं अपने ग्राम प्रधान जी को भी उनको अवेयर करें और उनको भी रजिस्टर्ड कर दे सर। बस बस बस, ग्राम प्रधान जी और ग्राम प्रधान जी का भी नो प्रभाव का क्षेत्र बढ़ जाएगा इससे। बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ वही तो हम सोच रहे हैं कि भाई दो चार लोगों के सहयोग से ही पॉसिबल है सर, अकेले तो आदमी कुछ नहीं नहीं, बिल्कुल, ये टीम वर्क है, और इसीलिए इसको हम विलेज मैनिफेस्टो कहा। हमने कहा जी कि इंडिविजुअल का मैनिफेस्टो है, ये हमारे गांव में सबका मैनिफेस्टो है। राइट। मतलब ये जो भी आदमी बना रहा है वो घोषणा कर रहा है कि मैं इस गांव में ये सब काम करने में अपनी भूमिका निभाऊंगा। राइट। चलिए, और किसी को आवाज जा रही है सर? हेलो? हाँ सर, आवाज जा रही है? हाँ हेलो? दिलीप जी, आप बोलिए। हाँ, आवाज आ रही। सर बोलिए। जो ये 25 मुख्य बातें दी गई हैं, इसमें जो सफाई, पढ़ाई, दवाई, जो ऊपर से 3 कॉलम हम ले रहे हैं, इसमें जो दिल्ली का रोल है, इस जैसे कि मान लीजिए दवाई और पढ़ाई में क्या रोल हो सकता है?
हाँ रोल, दवाई में दवाई देने की बात नहीं कर रहे हैं, उसके आगे योगा भी लिखा हुआ है। देखिए क्या है कि मतलब क्या चाहे प्रांतीय सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, ठीक है, हर साल बजट में वो स्वास्थ्य के लिए एक बजट रखते हैं, करेक्ट? दिलीप सिंह जी आप ही बोल रहे हैं ना? आप मेरी बात, हेलो हेलो, तो सरकार बजट रखती है, सरकार खर्च सर आपकी वॉइस सर क्लियर नहीं आ पा रही है। हेलो हेलो, हाँ जी सर, आ रही है राघवेंद्र, आ रही है सर, आ रही भाई। हाँ, तो दवाई की जो बात हम कर रहे हैं, जो हमने सफाई की बात की कि गंदगी मत करिए तो सफाई रहेगी, बीमार नहीं पड़िए तो दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट? बीमार ना पड़ने के लिए क्या करना चाहिए? आजकल सब लोग जानते हैं, टीवी पे भी आता है, अखबारों में भी आता है, आजकल इसकी नॉलेज बहुत कुछ अवेलेबल है कि बीमार हम कम से कम पड़े, इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? हमको अपनी जीवनचर्या में चेंजेस करने चाहिए, जो भी है। हम लोग तो पहले भी हमारे बुजुर्ग हमको सिखाया करते थे कि जल्दी सो जाओ, जल्दी उठ जाओ, थोड़ी एक्सरसाइज करो, थोड़ा खेलो कूदो, तो हमको बीमार कम होना है। अगर हम बीमार कम होंगे तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार ने प्रोवाइड किया है यही सफिशिएंट हो जाएगा, और अगर बीमार होंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर कभी भी सफिशिएंट नहीं होगा, ये मारामारी ऐसे ही चलेगी। तो जो आजकल योगा की बात कर रहे हैं भाई, प्रधानमंत्री जी भी कर रहे हैं, सभी लोग पूरे दुनिया में लोग योगा सीख रहे हैं, जो हमने सिखाया पूरी दुनिया को वही हम ना करें तो योगा करने लोगों को, बच्चों को योगा सिखाया जाए, बच्चों को एक्सरसाइज सिखाई जाए। पहले गांव में बहुत एक्सरसाइज का बहुत फैशन हुआ करता था, हम लोग बच्चे थे गांव में तो 2-4 पहलवान हर गांव में होते थे, वो खुद कसरत करते थे और हम लोग भी उनसे सीखते थे कि यार इन्हीं की तरह हमारी भी बॉडी हो जाए। आजकल बच्चे, मुझे नहीं लगता है कि गांव में, मेरा गांव बहुत बड़ा है पीलीभीत जिले में, मैंने तो नहीं सुना अपने गांव में कि अब बच्चे कसरत करते हैं, अब तो खाली मोबाइल देखते हैं और वीडियो देखते हैं। जी। तो आप बच्चों को हमको वीडियो और मोबाइल से बाहर लाना पड़ेगा। वीडियो मोबाइल में उनके लिए कुछ नहीं है, केवल उनका स्वास्थ्य खराब होगा, उनका जीवन खराब होगा। तो हम बच्चों को शुरू से ही आदत डालें कि आप डिसिप्लिन लाइफ जीना शुरू करिए, और उसके लिए हमको खुद से शुरू करना पड़ेगा। जब पेरेंट्स डिसिप्लिन होंगे तो बच्चे डिसिप्लिन होंगे। ऐसा नहीं होगा कि पेरेंट्स डिसिप्लिन नहीं हो बच्चे हो जाएं, ऐसा होता नहीं है, राइट? तो गांव में लोगों को अपनी जीवनचर्या में, अपने खान पान में, जो भी गांव में तो चीजें ज्यादातर शुद्ध ही मिलती हैं खाने को, गांव में उतनी दिक्कत नहीं है जितनी शहरों में हो रही है। और हर आदमी को गांव में, सबके पास, अगर जिसके पास भी जमीन है तो उसके पास अपने खाने पीने की सब्जियां उब्जियां खुद ही उगानी चाहिए। आजकल तो शहर में टेरेस गार्डनिंग की बात हो रही है, लोग अपनी छतों पे सब्जियां उगा रहे हैं, क्योंकि जो सब्जी मार्केट में मिल रही है वो बहुत जहरीली है, ऐसा बताया जाता है। तो गांव में तो बहुत सुविधाएं हैं। गांव तो हमको आपको वहां एक बीमारी रहित गांव बनाने की एक कसम लेनी पड़ेगी कि हम अपने गांव में लोगों को बीमार नहीं होने दें। अच्छा पानी पियो, साफ पानी पियो, अच्छा खाना खाओ, डिसिप्लिन लाइफ जियो, एक्सरसाइज करो, ठीक से सो, ठीक से जागो, तो लोग बीमार कम होंगे तो नहीं होंगे ऐसा कभी नहीं होगा, होंगे लेकिन कम होंगे, और कम होंगे तो सरकारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उतना ही सफिशिएंट हो जाएगा। अन्यथा कोरोना में हमने देखा कि कितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाए, अगर बीमार लोग हो जाएंगे बड़ी संख्या में तो वो सरकार कुछ न कर पाएगी, सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। तो ये हो गया कि बीमारी के बारे में मैंने आपको, जो हमारी सोच है, जो हम चाहते हैं कि गांव में ऐसा होना चाहिए। इसी तरह पढ़ाई के बारे में, अब पढ़ाई का देखिए, हम लोग सब जानते हैं 70% जनता गांव में रह रही है, ठीक दिलीप जी, 70% रह रही। इसका मतलब है कि वो 70% के बच्चे गांव में ही पढ़ रहे हैं, प्राइमरी स्कूल में और जूनियर में। हर गांव में हो सकता है कि आप अपने गांव में देखिए, आप पड़ोस के गांव में देखिए, हो सकता है 2-4 परिवार ऐसे होंगे जो सक्षम हो कि अपने बच्चों को प्राइमरी और जूनियर भी शहर में मकान बनवा के दे दें या मकान किराए पे लेके दे दें और खाना बनाने वाला वहां रख दें। 2-4 परिवार हो सकते हैं, राइट? लेकिन जो आम जनता है उसमें कोई इतना सक्षम नहीं होता है।
उसको अपने बच्चों को उसी गांव के उसी स्कूल में पढ़ाना है। अब जब उसी स्कूल में पढ़ाना है तो अब हम क्या करें? तो अब हम ये करें कि ये इंश्योर करें कि देखिए सरकार ने स्कूल दे दिया है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर दिया हुआ है, सरकार ने उसमें कोताही नहीं की है, सरकार ने टीचर भी अपॉइंट किया है वहां, राइट? तो टीचर की भी कमी नहीं है और टीचर ट्रेंड है। मतलब ये जो तथाकथित जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, जो अंग्रेजी स्कूल भी जिनको कहते हैं, इनमें कोई भी टीचर ट्रेंड नहीं होता है। बस ऐसे ही या तो जुगाड़ से लग गए या जैसे भी लग गए, कोई ट्रेंड नहीं होता है। लेकिन हमारे जो स्कूल गांव में हैं, जूनियर और प्राइमरी, इस सब में ट्रेंड टीचर्स हैं। सरकार इनको वो बहुत पैसा खर्च करके ट्रेन करती है। और उसके बाद सैलरीज की बात तो आप देख ही लीजिए कि आजकल तो मतलब मारा मारी, हर आदमी टीचर बनना चाहता है। तो सवाल यह है कि जब इतनी सारी सुविधाएं सरकार ने दी हैं, तो उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीचर की, क्या वो पूरी कर रहा है? क्या वो हमारे बच्चे को ठीक से पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है? टीचर को नहीं आता है ऐसा नहीं है, टीचर को सब आता है, टीचर अच्छा पढ़ा भी सकता है, लेकिन ना तो बच्चा इंटरेस्टेड है पढ़ने में, ना उसके अभिभावक पूछते हैं कि बच्चा स्कूल गया कि नहीं गया, ना उसके अभिभावक ये जानने की कोशिश करते हैं कि टीचर स्कूल में आया कि नहीं आया, ना वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि टीचर ने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, और पढ़ाया तो क्या पढ़ाया। ये हम सब मतलब हमने अपना बच्चा स्कूल भेजा और अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गए कि अब तुमने स्कूल भेज दिया, वो जाने और सरकार जाने। तो हम फिर क्वालिटी एजुकेशन की बात करना बेमानी है। देखिए शहरों में आप दिलीप जी, आप अगर आप भी का संबंध भी होगा और घर में कुछ बच्चे जरूर होंगे जो शहर में पढ़ रहे होंगे, शहर में सड़ा से सड़ा भी प्राइवेट स्कूल होता है, तो वो एक हर महीने पेरेंट टीचर मीट करता है कि सभी अभिभावकों को बुलाता है। जो सबसे मतलब बहुत महंगा स्कूल ना भी हो, सस्ता स्कूल भी हो, लेकिन प्राइवेट स्कूल है तो वो बुलाता है सारे अभिभावकों को, राइट? और सारे बच्चों के पेरेंट्स, अगर फादर तो कम ही जाते हैं, मम्मियां ज्यादा जाती हैं क्योंकि उनके पास टाइम होता है और वो ही बच्चे को घर में देखती भी है। तो वहां जाते हैं और टीचर से बात करते हैं, टीचर से पूछते हैं बच्चा हमारा कैसा कर रहा है, किस चीज में अच्छा है, किस में कमजोर है। आपने गांव में कभी सुना है कि कोई भी एक अभिभावक, आप आज से ही टेस्ट करके देख लीजिए, कभी स्कूल गया हो, पूछा हो भैया मास्टर साहब हमारा बच्चा पढ़ता है कि नहीं पढ़ता, आता भी है स्कूल के नहीं आता है? तो हम अगर अपने बच्चे के भविष्य की जिम्मेदारी एक आउटसाइडर को दे रहे हैं और अपनी जिम्मेदारी से हम मुक्त हो जा रहे हैं, तो फिर इसमें गलती किसकी है? गलती हमारी है कि उसकी है? ये सोचना पड़ेगा ना। तो इसलिए एक माहौल हमको बनाना है गांव में कि भाई हर अभिभावक अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए चिंतित हो, स्कूल में जाए, पता करे। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि टीचर भी एकदम से कॉन्शियस हो जाएगा कि यार इस गांव में लोग जो है बड़े होशियार हो गए, अब ये आते पूछने, और ये पढ़े लिखे लड़के हैं, ये जरूर बच्चों से पूछ लेते होंगे आज मास्टर साहब ने क्या पढ़ाया, तो कुछ उल्टा सीधा पढ़ा दिया तो वो भी पता लग जाएगा इनको, राइट? तो कुल मिला के यह है कि हमको अपनी भूमिका, गांव का जो स्कूल है उसकी एजुकेशन को हम क्वालिटी एजुकेशन में बदलें, इसके लिए हमको अपनी भूमिका का निर्वाह करना एज गार्जियन, और गार्जियन हम ही सब लोग हैं। तो जो भी इस मुद्दे पर काम करना चाहता है, इस पॉइंट पर काम करना चाहता है, उन साहब को, सारे गार्जियंस को ये समझाना पड़ेगा जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि भाई अपने बच्चों की जिम्मेदारी खुद लो। भाई खाने की जिम्मेदारी आपने ले रखी है, उसको पहनने की जिम्मेदारी आपने ले रखी है, उसको रात को सोने की व्यवस्था की जिम्मेदारी आपने ले रखी है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है एजुकेशन, वही जिम्मेदारी आपने आउटसोर्स कर दी है कि बच्चा स्कूल गया तो अब वो जाने और मास्टर जाने, तो फिर बात नहीं बनेगी। बच्चा आपका, उसका भविष्य आपकी जिम्मेदारी है। तो जो भी हमारे पास संसाधन है उसमें अगर हम अपने बच्चे को गांव में ही पढ़ा रहे हैं, तो सरकार ने व्यवस्था की है कि गांव में अच्छी एजुकेशन मिले, और अच्छी एजुकेशन नहीं मिल रही तो उसमें जो गड़बड़ है उसको हम ठीक करें। तो इसके लिए आप सब लोगों को, आपको पूरे गांव के लोग, उनको इस बात के लिए तैयार होना पड़ेगा कि हमारे गांव का जो स्कूल है दैट वो बेस्ट स्कूल क्यों नहीं है पूरे जिले का। लोग क्यों नहीं बात करते हैं हमारे स्कूल के बारे में कि जिस गांव में जो स्कूल है भैया बच्चे को उसमें पढ़ाओ। अब आप आजकल के देखो, बात पॉलिटिक्स की नहीं है,
लेकिन फिर भी दिल्ली में जो स्कूल प्राइवेट स्कूल्स हैं उनसे बेटर अब एजुकेशन मिल रही है सरकारी स्कूलों में, और प्राइवेट स्कूल से लोग बच्चों को निकालकर सरकारी स्कूलों में भर्ती कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि यहाँ अच्छी एजुकेशन मिल रही है, राइट। तो इसी तरह से हम वो अच्छी एजुकेशन क्यों मिली कि सरकार ने उसमें अपनी जिम्मेदारी निभाई, अभिभावकों ने भी निभाई, और उसके बाद बच्चे भी कॉन्शियस हो गए। वही वातावरण हमको, वही एनवायरनमेंट गांव में बनाना पड़ेगा, तभी हमारे बच्चे जो गांव में, जिनको गांव में पढ़ना जिनकी मजबूरी है, वो तभी वहां से वो अच्छे निकलेंगे। और बच्चों में बहुत टैलेंट है, गांव के बच्चों में शहर के बच्चों से ज्यादा टैलेंट है। मैं शहर में रहता हूं और गांव का रहने वाला हूं, मैं कंपैरिजन कर सकता हूं। मेरे बच्चे, मैं खुद गांव के स्कूल में पढ़ा 8वीं तक, लेकिन मेरे बच्चे सब कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़े, राइट। तो मैं ठीक से कंपैरिजन कर सकता हूं कि गांव के बच्चों का IQ शहर के बच्चे से बेटर होता है। उसका प्रॉब्लम यह है कि उसको वातावरण नहीं मिल पा रहा। आप उसको वातावरण दिलवाने में मदद करिए, वो बहुत अच्छा करेगा और गांव का नाम रोशन करेगा। सभी बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, तो ये जिम्मेदारी कोई ले, इसमें कोई पैसा खर्च नहीं होगा। आपको केवल कॉन्शियस होना है, देखना है कि एक आदमी एक दिन चला जाए, देखा है मास्टर साहब आए हैं कि नहीं आए, बाहर से घूम कर चला है, मास्टर खुद कॉन्शियस हो जाएगा कि यार अब आजकल गांव के लोग इधर क्यों आने लगे, थोड़ा देखो भैया ने कि शिकायत हो जाएगी। तो ये काम हमको करना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि गांव के स्कूलों में एजुकेशन का स्तर सुधरे, और जो लोग उतने सक्षम नहीं है जो बच्चों को शहर में पढ़ा सके, उनके बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिले। ये काम हो सकता है अगर गांव में हम ये सब करें जो मैं आपको कह रहा हूँ। जी दिलीप जी, कुछ और आप कुछ कहना चाहते हैं, इसमें कुछ ऐड करना, जो मैंने कहा उसमें कुछ ऐड करना चाह रहे हो तो मेरा भी ज्ञान बढ़ेगा। जी, ऐसा तो कुछ हमारे पास अनुभव नहीं है। हालांकि आपने जो बातें हमें अब बताई है, इसमें आप मतलब ये का मेन रोल है कि आप पेरेंट को अवेयरनेस दें और पेरेंट्स से कहें कि वो जाकर मॉनिटरिंग करें स्कूल की। यस, संक्षिप्त में मैं ये बोल सकता हूँ, स्कूल की करे। कम से कम बच्चा जब घर लौट के आए, शाम को एक बार को पूछ तो लो, आज स्कूल गया था? हाँ गया था, क्या पढ़ा? अरे बच्चा खुद ही बताएगा। और 2-4 बार जब पेरेंट्स पूछने लगेंगे तो बच्चे को लगेगा कि हमारे माँ बाप भी इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो वो खुद ही बताएगा कि आज मास्टर साहब ने ये पढ़ाया, आज मास्टर साहब ने वो पढ़ाया, आज ये सिखाया, वो सिखाया। तो एक वातावरण बनना शुरू हो जाएगा। जी जी जी। और एक सवाल और था, ग्राम समस्या और समाधान। हाँ, ये सबसे बड़ी समस्या, ये सबसे बड़ी समस्या जी। गांव में इस बिंदु पर थोड़ा, हाँ, गांव में देखिए छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, गांव में समस्याएं बड़ी नहीं है। हम अब चूंकि गांव में पैदा हुए और काफी गांव आज भी गांव जाते हैं, रहते हैं, गांव में समस्याएं बहुत बड़ी नहीं है, राइट। जैसे कि जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि नाली बंद हो गई, अब पानी नाली में नहीं जा रहा, सड़क पर जा रहा है, बहुत छोटी समस्या है, राइट। लेकिन अब इस नाली को साफ कौन करे? समस्या ये कि भाई नाली को साफ कौन करे? अगर सब लोग मिलकर ये तय कर लें कि हम नाली में कूड़ा न डालेंगे, नाली को हम पानी के लिए ही रखेंगे, समस्या का समाधान। अच्छा, उस चक्कर में झगड़े हो जाते हैं आपस में, सामने वाले से झगड़ा हो जाएगा, एक दूसरे से लड़ने लगते हैं कि तुमने कूड़ा फेंका, है ना। ऐसा ही तो होता है कि तुम्हारा जानवर इधर आ गया कि मेरा जानवर उधर चला गया। तो ये जो छोटी छोटी समस्याएं, जो बड़ी समस्याएं, मान लीजिए कि कोई बहुत बड़ी, कोई किसी में झगड़ा फसाद हो गया तो वो बड़ी समस्या है, उसकी बात अलग है। लेकिन ये जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, इनका समाधान किया जा सकता है, और इन समस्याओं के समाधान से लोगों में आपसी मतभेद और मनभेद भी कम होने। जी, तो उन समस्याओं की हम बात कर रहे हैं कि जैसे हम आपको बताएं कि ऐसा नहीं है कि मॉडल गांव कोई हमने जो हम बात कर रहे हैं कोई नई बात कर रहे हैं, लोग बहुत काम कर रहे हैं इस पर, अलग अलग नामों से काम कर रहे हैं लोग, राइट। तो एक गांव है पुंसारी करके, पुंसारी है गुजरात में। तो वहाँ एक नौजवान बना, वहाँ सरपंच कहते हैं शायद, अपने यहाँ प्रधान को वहाँ सरपंच कहते हैं। वो सरपंच बना 30 साल की उम्र में। उसका एक वीडियो है हमारे पास, अभी टाइम नहीं था इसलिए नहीं दिखाया। तो उसको भारत सरकार ने भी काफी इनाम इकरामात दिए हैं अच्छा काम के लिए। तो उसका वीडियो वो बता रहा है कि जब मैं प्रधान बना तो मेरे गांव में वो सारी समस्याएं थी जो किसी भी गांव में होती है।
गंदगी भी है, सड़कें भी टूटी हैं, आपस में लड़ाई झगड़े भी हैं, रोज FIR भी हो रही है, सब काम हो रहे हैं, राइट। लेकिन धीरे धीरे उसने लोगों को समझाना शुरू किया और फिर वो शेयर करता है कि मेरे गांव में, जिस दिन वो वीडियो बना होगा, मेरे गांव में पिछले 3 साल से किसी ने किसी के खिलाफ कोई FIR नहीं की। ऐसा संभव है क्या? ऐसा संभव है कि 3 साल में एक गांव में कोई किसी के खिलाफ FIR नहीं करे? उत्तर प्रदेश में तो मुझे लगता नहीं है। तो गांव में अगर हम छोटी छोटी समस्याओं के लिए आपस में मिल बैठ के बात करें, सबसे बड़ी दिक्कत होती है दिलीप जी कि हमारा कम्युनिकेशन किसी के साथ नहीं होता है। कम्युनिकेशन एक बड़ी समस्या है। हम बातें नहीं करते, हम मन में रख लेते हैं, अरे यार दिलीप जी ने आज ये हमारा नुकसान मन में रख लिया, इन्होंने हमारा नुकसान कर दिया, हम भी इनका करेंगे। अरे भाई दिलीप जी से बात कर लो, हो सकता है कि अनजाने में उनसे हो गया हो, नहीं हो सकता है ऐसा हो। तो अगर ऐसा हो तो आपकी बात करते ही समस्या का समाधान हो गया कि भाई ये तो गलती से हो गया था यार, कोई इंटेंशन नहीं था ये करने का। लेकिन हम वो नहीं करते, हम मन में रख लेते हैं कि अब हम भी देख लेंगे। तो ये जो अच्छा, और हर गांव में, आप उत्तर प्रदेश में, मैं वेस्टर्न यूपी से हूं तो मैं वहां का नाम वहां का जानता हूं। मैं समझता हूं कि हर गांव से जो थोड़ा बहुत भी प्रॉस्पेरस गांव है, देखिए आप 1-8 लाख रुपए हर साल दरोगा जी को और वकील साहब को जाता है। जी हाँ, वो तो है। जाता है कि नहीं जाता है भाई? ये क्यों? हाँ, ये क्यों जाना चाहिए? वो 1 लाख रुपया या 50,000 रुपया, 2 लाख रुपया वो दरोगा जी और वकील साहब को क्यों जाना चाहिए? वो हम क्यों खुद ही क्यों नहीं समझा लेते? तो हम जब गांव की समस्या और समाधान की बात कर रहे हैं तो हम इस तरह की समस्याओं और समाधान की बात कर रहे हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन चूंकि हम एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करते हैं, तो कम्युनिकेशन जैसे ही बंद होता है, समस्या सब शुरू हो जाती है। तो इस तरह का काम भी आप किसी आदमी को एक को सौंप सकते हैं कि यार तू जो है ये काम करेगा कि 2 लोग जो झगड़ रहे हैं, पहले उनकी समस्याओं का अध्ययन कर लो और उसके बाद उनको साथ बैठाने की कोशिश। पहले होता था ना, अब नहीं होता है। पहले गांव में होता था ना पुराने जमाने में कि भाई कितनी भी समस्या हो, दरोगा जी के पास नहीं जाती थी। 5 लोग बैठते थे जो सबसे बुजुर्ग थे या जिनको लोग सब सम्मान देते थे, और उन्होंने जो कह दिया वही समस्या का समाधान हो गई, कचहरी और थाना सब हो गया। अभी भी छोटे स्तर पर होता है। हाँ, छोटे स्तर पर होता है, लेकिन इसको बड़े स्तर पर करने की जरूरत है। गांव से हम लोग अपने संसाधन, अपनी ऊर्जा, ये सब क्यों वेस्ट करें? तो ये इसका जो हमारा उद्देश्य था वो यही था। अच्छा, एक और एक क्वेश्चन है, प्रतिभा चयन एवं विकास। हाँ, देखिए जैसा मैं कह रहा था, गांव के बच्चों का IQ शहर के बच्चों से अच्छा होता है, ये 99% में गारंटी के साथ कह सकता हूँ। ठीक, क्यों अच्छा होता है? गांव में जो स्ट्रगल है जिंदा रहने के लिए और सुरक्षित जिंदा रहने के लिए, वो शहर से कहीं ज्यादा है कि नहीं है? मतलब गांव में जैसे ही शाम हुई, आप कहते हैं बच्चों से घर में रहो, बाहर नहीं जाओगे, बाहर खेत की तरफ मत जाना, कहीं सांप न निकल आए, बिच्छू न काट ले। शहर में ये सब चक्कर है ही नहीं। तो अगर गांव में जो बच्चा रह रहा है, वो जैसे ही घर से बाहर निकलता है तो उसको अपना ध्यान रखना है, कोई कीड़ा न काट ले, कोई मकोड़ा न काट ले, कहीं कोई मुझको चोट न लग जाए। वो खुद कॉन्शियस है। शहर में उसकी जरूरत नहीं है। इसलिए बच्चे को वहां सर्वाइवल के लिए ईश्वर ने वो इंस्टिंक्ट दी है उसको। जो गांव में बच्चा रह रहा है उसका IQ यहाँ से तेज है, राइट। और बहुत बच्चे बहुत अच्छा, बहुत टैलेंटेड है गांव में। आप देखें, हम लोग जब छोटे थे, पढ़ते थे, तो कंपटीशन हुआ करते थे। जैसे एक कंपटीशन होता था लेखनी का, सुलेख का एक कंपटीशन होता था। आजकल मुझे पता नहीं होता है कि नहीं होता है। नहीं, अब तो नहीं। और वो हाँ, पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल तक होता था कि बच्चे को सुलेख में डिस्ट्रिक्ट में पहला आया। आजकल ये नहीं हो रहा। कोई बच्चा होगा जिसको ना म्यूजिक का शौक होगा, राइट। गांव में बच्चे होंगे जिसको म्यूजिक का शौक होगा, गुनगुना रहा होगा, गाने का शौक भी हो सकता है। कोई बच्चा होगा जो बहुत तेज दौड़ रहा होगा, 100 मीटर की दौड़ में उसको दौड़ा लो, कोई पकड़ नहीं पाएगा। कुछ बच्चे होंगे जो बड़ी दौड़ के लिए अच्छे होंगे, राइट। लेकिन इन सब बच्चों को हम नहीं पहचान रहे, क्योंकि हम कोशिश ही नहीं कर रहे हैं कि हमारे बच्चों में ये टैलेंट है कि नहीं है।
तो अगर इस तरह का टैलेंट, और वो टैलेंट है हमारे बच्चों में, तो उस टैलेंट को अगर हम पहचाने और एज ए कम्युनिटी, एज एक गांव की तरह हम उस बच्चे को डेवलप करें, राइट। जो बच्चा मान लीजिए दौड़ने में तेज है, उसको कह दो, जो पीटी मास्टर है स्कूल में, किस मास्टर साहब आप इस पे ध्यान दो ठीक से, इस लड़के को अगली बार हमको ले जाना है, नो जिले की दौड़ में दौड़वाना है, और उसके बाद हम उसको नो थोड़ा सा हेल्प करेंगे तो वो आगे बढ़ सकता है। लेकिन अगर गांव में वो वैसे ही रहेगा तो वो नहीं बढ़ सकता। तो वो हम अच्छा, दूसरी चीज ये है, हर गांव से, आपके गांव से भी 2-4 लोग शहर में बहुत अच्छा जीवन जी रहे होंगे, बहुत अच्छी पोजीशंस में भी होंगे, हर गांव में होंगे, राइट। आप उनसे कांटेक्ट स्टेब्लिश करिए, गांव के लोगों को, जो गांव से लोग बाहर चले गए, चाहे वो देश में है चाहे वो विदेश में है, उनसे कांटेक्ट स्टेब्लिश करिए। वो बहुत मदद करना चाहते हैं। मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं पीलीभीत जिले का रहने वाला हूँ, लखनऊ में रहता हूँ। मैं हमेशा अपने गांव में पूछता रहता हूँ कि भाई कोई बच्चा ऐसा हो जो गरीब गुरबा हो, जिसको किताबों की जरूरत हो, मुझे बता देना यार, मैं उसकी किताबें, उसकी ड्रेस ले दूंगा, राइट। तो सबके मन में यह है कि हम अपने गांव के बच्चों की हेल्प करें। तो मैं लखनऊ में बैठा हूँ, मान लीजिए कि मेरे गांव का कोई बच्चा है जो थोड़ा पढ़ने में तेज है, तो मुझे पता है यहाँ बैठ के कि अब उसके लिए मैं कहाँ उसको हेल्प कर सकता हूँ, और उसको मैं हेल्प कर दूंगा। लेकिन वो मैं करूंगा तभी जब गांव वाले मुझसे संपर्क स्थापित करेंगे। मुझे क्या पता किसका बच्चा है कि नहीं है, राइट। तो गांव से जो लोग बाहर चले गए, उसको हमने एक नाम भी दिया। इसमें आप एक पॉइंट देखेंगे, NRV, जैसे नॉन रेजिडेंट इंडियन होता है ना, ऐसे नॉन रेजिडेंट विलेजर, जो गांव से बाहर चला गया, शहर में रहने लगा, लेकिन अभी भी गांव में उसकी जड़ें हैं। तो इन सब लोगों के संसाधनों का और इनके ज्ञान का लाभ लेते हुए हम लोग अपने गांव में जो टैलेंटेड बच्चे हैं, उनके टैलेंट को और थोड़ा अच्छा करके उनको आगे निकालने की कोशिश करें। ये हमारा वो पॉइंट है। जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। चलिए, आशा करते हैं आपसे हमको भी बहुत अच्छा जी। लगा। और हमने हमारा नंबर वगैरह सब आपने देख लिया, इस पे जो हमारे मॉडल गांव का नंबर है, ये सब हमने शेयर किया है ना। हाँ, इसमें भी है। तो आपको कभी भी किसी भी तरह का कोई सुझाव हो आपके मन में, किसी भी तरह की कोई ऐसी समस्या हो जिसमें आपको लगता है कि हम आपको नो कुछ हेल्प कर सकते हैं, या कोई सुझाव दे सकते हैं, या कोई और बात, तो आप सभी लोगों का स्वागत है। कोई भी बेहिचक फोन कर सकता है इन फोन नंबर्स पे, और कभी कोई शर्माने उर्माने की जरूरत नहीं है। आप बताइए कि क्या समस्या है, और जो भी हम लोगों से संभव होगा वो हम करने की कोशिश करेंगे। तो आज आप लोग हमसे जुड़े और अच्छी बात हुई आपसे, और मुझे उम्मीद है कि जो लोग जिन्होंने सवाल नहीं पूछा लेकिन वो भी सुन रहे थे, तो वो भी गांव की सफाई, पढ़ाई, कमाई, इस सब में, रोजगार, सब में अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन। जी, एक क्वेश्चन हमारा छूट गया था, आत्मनिर्भर गांव पे कुछ आप बताइए। हाँ, अरे बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। आप देखो कि अगर थोड़ा हम इतिहास में पीछे चले जाएं, बहुत पीछे नहीं, 30-40 साल पहले ही चले जाओ, आपकी उम्र शायद उससे कम होगी, तो आप 30 ही है, 40 साल पहले गांव में कोई भी आदमी सब्जी लेने शहर नहीं जाता था, राइट। हर आदमी, जब हम गांव में रहते थे, जब हम छोटे थे, तो उस समय काफी चलन था छप्पर का, गांव में लोग छप्पर डालते थे। आजकल छप्पर ऊपर खत्म हो गए। छप्पर नहीं, वो फूस का जो टिन शेड होता है, तो टिन की जगह वो फूस का बनता था। उसको छप्पर, थैच अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में छप्पर कहते हैं उसको, है। तो देखा होगा आप, जैसे वो नहीं, जो मड़ैया, तो वो जो छप्पर होता था, तो क्या करते थे, हाँ, तो गांव लोग क्या करते थे, पूरे गांव, हर आदमी के घर में करना चाहते हैं, एक लौकी, कद्दू, सेम, करेला, ये उसके ऊपर सब, किसी को भी पेस्टिसाइड वाली सब्जियां खाने की जरूरत नहीं थी। मुझको ये बताइए कि नमक छोड़कर, चलो अब तो आजकल कपड़ा भी मान लो, नमक और कपड़ा को छोड़कर हमको शहर से और कोई चीज क्यों खरीदनी चाहिए भाई?
हम सरसों पैदा करें, गांव में ये कोलू अगर लग जाए तो उसको काम भी मिल जाएगा और सबको प्योर तेल भी खिलाएगा। पहले तो गांव में कपड़ा बुनने वाले भी रहते थे, टेलर तो आज भी हैं गांव में। तो ये सब जो रोजमर्रा की जिंदगी की चीजें हैं, इनको अगर हम थोड़ी सी कोशिश करें तो शहर के ऊपर हम अपनी निर्भरता को एकदम कम कर सकते हैं और हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं, राइट। जैसे अब मैं आजकल आप लोग भी बात कर रहे होंगे, ऑर्गेनिक खेती की बात हो रही है ना। हम सब लोग जानते हैं कि खेती में कितनी खाद और दवाइयां पड़ रही, सब जानते हैं, हम सब जानते हैं। सब लोग रोज बात करते हैं यार कि फल खाओ तो सेब में बार है। मैं जम्मू कश्मीर में रहा हूं, मैं जानता हूं, 12 मैंडेटरी स्प्रे होते हैं उस पे, दवाई के 12 स्प्रे होते हैं सेब के ऊपर। हमको बहुत लगता है कि बढ़िया धुला धुलाया चमकता हुआ आ रहा है, वो सब उसके अंदर जहर, राइट। केले के बारे में हम सब लोग जानते हैं, केले को कैसे पकाया जा रहा है, आम कैसे पकाया जा रहा है, हम सब लोग जानते हैं। ये सब चीजें, ये जहर हम क्यों खा रहे हैं? इसी तरह सब्जी का भी, आप जो सफेद गोभी आ रही है, जितनी सफेद है उसमें उतनी ही ज्यादा ये इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड इस्तेमाल किया गया है, दवा इस्तेमाल की गई। तो मैं सबसे कहता हूं कि जिसके पास खेती है, मान लीजिए जितनी भी खेती है, गेहूं पैदा कर रहे हो ना, अगर गेहूं पैदा कर रहे हो तो थोड़ा एरिया अपने लिए रखो कि इसमें मैं अपने घर के लिए पैदा करूंगा। भाई मैं इसमें सालक नहीं डालूंगा यूरिया फ्यूरिया, इसमें मैं गोबर की खाद ही डालूंगा, है कि नहीं। या धान पैदा कर रहे हैं तो उतना अपने घर के लिए तो कम से कम ऑर्गेनिक पैदा करना शुरू कर दो। बाहर वालों के लिए तो ठीक है, बाकी जो होगा सो होगा, लेकिन अपने ही लिए शुरू कर दो। तो हम सब लोगों को ये क्यों खा रहे हैं? अब आप कहेंगे कि अब इसके लिए तो शहर जाने की जरूरत नहीं है। गेहूं आप पैदा कर रहे हो, धान आप पैदा कर रहे हो, शहर वाले आपसे खरीदते हैं, आप शहर वालों से नहीं खरीदते हो। तो ये डिसीजन आप खुद ले सकते हैं कि इस बार मैं अपने परिवार के लिए ऑर्गेनिक करूंगा, और ये जो सब्जियां हैं इनको हम अपने घर में ही उगा लेंगे। मिर्च का एक पेड़ अगर घर में लग जाए, वो गमले में भी लग जाता है, तो उसमें इतनी मिर्ची आ जाएगी हरी की सब लोग खाएंगे। आजकल तो बहुत तरह के ये वैरायटीज भी आती हैं। तो हम जब गांव के आत्मनिर्भर होने की बात कर रहे हैं तो वो यही है कि हमको कम से कम निर्भरता हमारी शहरों पर होनी चाहिए हमारे रोजमर्रा की जिंदगी जीने के लिए। ये हम आत्मनिर्भर गांव की बात कर रहे हैं। जी आप कुछ, मनोज जी कुछ पूछना चाह रहे थे? जी सर, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ मनोज जी पूछिए। सर जी, हमारे गांव में ग्राम सभा इटे रामपुर में जी जी शौचालय नहीं मिला है बहुत सारे व्यक्तियों को जी। तो इस विषय में क्या बताना चाहेंगे आप? देखिए, शौचालय के लिए एक इन्होंने शायद पहले ही एक लिस्ट बनाई है ब्लॉक स्तर पर। आप इसको, हमारे पास कोई इमीडिएट इंफॉर्मेशन नहीं है आपके गांव के बारे में, राइट, लेकिन शौचालय जिन लोगों को मिलने हैं, जो उनकी जो उसके पात्र हैं, उनकी एक लिस्ट बनाई गई है, राइट। और वो लिस्ट हो सकता है प्रधान जी के पास उपलब्ध हो, नहीं तो ब्लॉक में तो उपलब्ध है ही है, ठीक। आप उस लिस्ट को देख लीजिए, और अगर आपको लगता है कि ये लोग, और उसके देखो उसकी एक पात्रता है कि नहीं, जो भी सरकारी स्कीमें होती हैं उनकी एक पात्रता होती है, तो आप उस स्कीम के हिसाब से देख लीजिए और अपने गांव में ये देखिए कि कौन कौन से और लोग हैं जो पात्र थे लेकिन छूट गए, ठीक। तो अगली जब ग्राम सभा की आम सभा बैठक हो, हर ग्राम सभा की एक साल में 2 आम सभा बैठकें होना आवश्यक है जी, ठीक है, एक रबी की फसल के बाद, एक खरीफ की फसल के बाद। तो उस ग्राम सभा की बैठक जो है वो आम सभा है, उसमें जितने भी ग्राम सभा के मेंबर हैं, हम लोग सब जानते हैं कि ग्राम सभा के मेंबर वही लोग हैं जो ग्राम सभा के वोटर्स हैं। जो नॉन वोटर है उसका मेंबर नहीं है, वो उसमें वोटिंग नहीं कर सकता, पार्टिसिपेट तो कर सकता है लेकिन वोट नहीं कर सकता, राइट। तो वहां आप इस मुद्दे को उठाइए और उस ग्राम सभा की जो मिनट्स हो उसमें रिकॉर्ड करवाइए। तो अगली बार जब लिस्ट बनेगी पात्र लोगों की, तो उसमें ये नाम भी शामिल हो जाएंगे। और इसके अतिरिक्त मैं चाहूंगा कि आप तो पढ़े लिखे लोग हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप जो मुझसे सवाल आपने पूछा, यही सवाल जाके सीधे वीडियो से पूछिए, लिस्ट साथ लेके जाइए कि सर हमारे गांव में ये लोग हैं
और ये इनकी जो आमदनी इतनी है, इससे नीचे के हैं, ये बिलो पॉवर्टी लाइन वाले हैं, ये पात्र हैं इसके, और इनका नाम उसमें नहीं है। तो वो वीडियो साहब फिर आपको रास्ता बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। नाम है सूची में, नाम है, उनको शौचालय नहीं मिला, नहीं मिला, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं मिला है तो ये हो सकता है कि जो बजट हो, देखो हमको सब चीजें नहीं पता होती, हम ये सोचते हैं कि भाई शौचालय सबको क्यों नहीं मिल गया। हो सकता है कि जो बजट आवंटित हुआ हो उस बजट में वो उतना प्रोविजन नहीं रहा हो। आपकी कोई भी इस तरह की समस्या है, आप जाइए ब्लॉक में, वीडियो से बात करिए, अपने पूरे फैक्ट्स के साथ जाइए कि साहब ये लिस्ट है, इसमें भी इनका नाम भी है लेकिन इनको नहीं मिला है। हो सकता है उसका कोई कारण होगा। इसको हम लोग अगर यहाँ बैठ के बात करेंगे तो हमको लगेगा साला प्रधान बदमाश था, उसने अपने लोगों को दे दिया, दूसरों को नहीं दिया। उसका कोई और कारण भी हो सकता है। तो हमको ये ज्यादा आवश्यक है हम जाने कि उसका असली कारण क्या था। वो वीडियोस आप बताएंगे, ठीक है? तो आप उनसे मिलिए और उनसे पता करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप कोई ऐसा तो नहीं कि पर्सनल फेवर के लिए जा रहे हैं, आप तो दूसरों की सेवा के लिए जा रहे हैं। जी सर, धन्यवाद सर। ओके, थैंक यू मनोज जी। चलिए, तो आज बहुत अच्छा डिस्कशन आप सभी लोगों से रहा, और मुझे उम्मीद है कि ये मॉडल गांव का जो कॉन्सेप्ट है आप सब लोग इसको अडॉप्ट करेंगे। इसको थोड़ा सा पढ़िए, बार बार पढ़िए, मनन कीजिए, और अपने लिए अपने गांव के विकास में एक भूमिका तलाशिए और उस पर काम करना शुरू कीजिए। देखिए, खाना पीना, पहनना, जीवन यापन करना, ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है, भगवान ने सबको ये दिया है, सब होता ही रहेगा। लेकिन हमको अगर समाज में अपना एक स्थान बनाना है तो हमको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है। तो वो एक्स्ट्रा आप आज से करना शुरू कीजिए, अपने लिए एक स्पेस क्रिएट कीजिए सोसाइटी में, और एक नाम के साथ वहाँ एक जीना शुरू कीजिए। उसके लिए आप मॉडल गांव से जुड़िए, मॉडल गांव बनाना शुरू करिए, दूसरे लोगों को जोड़िए, सबको उनका मोटिवेशन करिए। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग निश्चित रूप से खुद को इस पूरी मुहिम से जोड़ेंगे और अपने गांव को मॉडल गांव बनाने में अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। तो इसी के साथ हम आज की ये बैठक यहीं समाप्त करते हैं। दिलीप जी, मनोज जी और यादव जी हमारे साथ जुड़े थे, आप सभी को धन्यवाद। और लोग जो नहीं बोल पाए उनको भी धन्यवाद। और सभी लोग इस मुहिम से इसको मूवमेंट बनाइए। हम गांव में हैं तो हम गांव को ही शहर बना के छोड़ेंगे। हम ऐसा अपने गांव को कर देंगे कि कोई शहर जाना ही नहीं चाहे। इस जुनून के साथ काम करिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और ईश्वर जो काम अच्छा करता है उसको ईश्वर भी उसकी मदद करता है, ऐसा कहा जाता है हम लोगों के। तो इसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और आप सब लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। नमस्कार, सभी को नमस्कार। एडीएम सर, कुछ आप कहना चाहेंगे, लोगों को कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, ईडीएम साहब कुछ अगर बोलना चाहते हैं तो। हाँ, बस ये कहना चाहूंगा सर, आप लोगों का गाइडेंस है और इस पे हम लोग लगे हुए हैं, और निश्चित ही सभी गाँव में नहीं, आप अपने लिए जी आप ये सब आपके साथ जुड़े हुए हैं नौजवान, आप इनको गाइड करते रहिए, आप इनको मोटिवेट करेंगे तो ये निश्चित रूप से तेजी से काम करना शुरू करेंगे। और हम तो चाहते ही हैं कि ये सब जो काम कर रहे हैं वो तो अच्छा ही कर रहे हैं, इसके अतिरिक्त और एडिशनल वर्क करें, इनकी इनकम भी बढ़े, गांव में वेल्थ क्रिएशन हो, इनका भी जीवन अच्छा हो, गांव वालों का भी जीवन अच्छा हो, और जिसमें इनकी सहभागिता हो। तो विद दिस, थैंक यू ईडीएम साहब, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने लोगों को जोड़ा।